हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थानी साहित्य मतलब राजस्थानी लिटरेचर। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थानी भाषा का उद्गम और उसके विकास के बारे में, मतलब इसके ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे। तो राजस्थानी भाषा का विकास क्या है, एक बहुत ही लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में राजस्थानी भाषा का निर्माण या विकास हो गया था। इसकी जड़ें क्या प्राचीन आर्य भाषा से जुड़ी हुई है। इसके विकास क्रम को हम आसानी से चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास किस तरह हुआ था। चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे देश के अंदर मतलब राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ क्या प्राचीन आर्य भाषा चलती थी। कौन सी? प्राचीन आर्य भाषा, जो एंशियंट आर्यन लैंग्वेज थी, ये चलती थी। इसके बाद इससे हमारी क्या वैदिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है भाषा, उसका विकास हुआ। वैदिक संस्कृत से हमारी दो भाषाएं, एक हमारी पाली भाषा और एक हमारी क्या संस्कृत भाषा, इसका विकास होता है। तो दो भाषाएं कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत से एक तो पाली लैंग्वेज और एक हमारी संस्कृत लैंग्वेज, इनका विकास होता है। पाली भाषा की बात करते हैं, इसके हमारे तीन भाग हो गए। तीन भाग में हमारे एक तो शौरसेनी प्राकृत, एक हमारे महाराष्ट्री प्राकृत, एक हमारे मागधी प्राकृत। इन तीन भाषाओं का विकास होता है, जिसमें हमारी शौरसेनी प्राकृत राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। महाराष्ट्री प्राकृत हमारे महाराष्ट्र में और मागधी प्राकृत हमारे मगध मतलब बिहार में। शौरसेनी प्राकृत की बात करें तो इसके दो भाग हो गए। समय के साथ क्या इसके दो भाग हो गए, एक तो गुर्जरी अपभ्रंश और एक हमारे शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश का प्रभाव हमारे राजस्थान और गुजरात पर था। क्या राजस्थान और गुजरात पे हमारे गुर्जरी अपभ्रंश का प्रभाव था। वैसे हमारे शौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो इसका प्रभाव हमारे उत्तर प्रदेश पे था। कहाँ पे? इसका प्रभाव हमारे उत्तर प्रदेश में अधिक था। शौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है, धीरे धीरे ये विकसित होकर हिंदी भाषा का रूप ले लेती है। गुर्जर अपभ्रंश की बात करें तो यहाँ राजस्थान गुजरात पे इसका प्रभाव था। तो इससे हमारे दो भाग हो जाते हैं इसके, एक तो राजस्थानी भाषा और एक हमारी गुजराती भाषा। राजस्थानी भाषा भी समय के साथ क्या दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी को पिंगल और पश्चिमी राजस्थानी को हम डिंगल भाषा कहेंगे। तो इस तरह हमने जो राजस्थानी भाषा है इसका उद्गम और विकास के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश कर ली है। अब इसका क्या टेक्स्ट में भी देख लेते हैं इसके विकास को। तो टेक्स्ट में इसके विकास को देखते हैं। तो आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत की बात करें तो सबसे पहले आर्य भाषा आई थी और आर्य भाषा से क्या वैदिक संस्कृत भाषा का जन्म होता है। फिर वैदिक संस्कृत के विभाजन की बात करें तो समय के साथ वैदिक संस्कृत दो भाषाओं में विभाजित हो गई थी। इस समय के साथ हमारी जो वैदिक संस्कृत है, यही वैदिक संस्कृत दो भाषाओं में विभाजित हो गई, एक तुम्हारी पाली भाषा और एक तुम्हारी संस्कृत भाषा। पाली भाषा के विस्तार की बात करें तो पाली भाषा से हमारे क्षेत्रीय आधार पे क्या पाली भाषा से क्षेत्रीय आधार पे तीन प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। कितनी? तीन प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। और इनमें हमारे राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, कौन कौन सी? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्र के क्षेत्र में महाराष्ट्र प्राकृत और बिहार के क्षेत्र में मागधी प्राकृत भाषा विकसित होती है। फिर बात करें शौरसेनी प्राकृत भाषा का विभाजन की, तो शौरसेनी प्राकृत भाषा आगे चल के दो अपभ्रंशों में, जिसे हम क्या है राजस्थानी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप मान सकते हैं। तो अपभ्रंश मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, इसमें बट जाती है कौन? शौरसेनी प्राकृत। पहली अपभ्रंश थी हमारी गुर्जरी अपभ्रंश और दूसरी हमारी थी शौरसेनी अपभ्रंश। गुर्जरी अपभ्रंश की बात करें तो इसका प्रभाव हमारे राजस्थान और गुजरात पे था। वैसे हमारी दूसरी थी शौरसेनी अपभ्रंश, जिसका प्रभाव हमारे उत्तर प्रदेश पे था। जिससे बाद में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का जन्म होता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। राजस्थानी भाषा के जन्म की बात करें तो राजस्थानी भाषा का जन्म क्या है? गुर्जरी अपभ्रंश से अंततः दो आधुनिक भाषाओं का जन्म होता है, जिसमें हमारी एक तो राजस्थानी भाषा और दूसरी कौन सी थी? गुजराती भाषा। कौन कौन सी? एक तो राजस्थानी भाषा थी और एक हमारी गुजराती भाषा थी। राजस्थानी की दो साहित्यिक शैलियों की बात करें तो राजस्थानी भाषा साहित्य की दृष्टि से दो प्रमुख बोलियों और शैलियों में विभाजित हो गई थी। राजस्थानी की दो साहित्यिक शैलियां थी। कौन कौन सी? हमारे डिंगल और पिंगल। तो पश्चिमी राजस्थान में तो डिंगल और पूर्वी राजस्थान में पिंगल भाषा का या शैली भाषा शैली का विकास होता है। अब हम देखेंगे डिंगल और पिंगल के अंदर अंतर। दो भाषा शैलियां देखी हमने, डिंगल और पिंगल। अब दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो राजस्थानी साहित्य की इन दो प्रमुख शैलियों के बीच में भौगोलिक, भाषाई और साहित्यिक, कौन कौन सी? भौगोलिक, भाषाई और साहित्यिक, तीनों आधार पर अंतर देखने को मिलता है। इसमें डिंगल और पिंगल में। तो डिंगल और पिंगल के अंदर यदि आपसे अंतर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखें तो डिंगल क्या पश्चिमी राजस्थानी भाषा का एक साहित्यिक रूप है। किसका? पश्चिमी राजस्थानी भाषा का एक साहित्यिक रूप है। कौन सी? डिंगल। पिंगल की बात करें तो पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। कौन सा? पिंगल। पिंगल क्या पूर्वी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है।
जबकि डिंगल क्या है, पश्चिमी राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। भाषाई प्रभाव की बात करें तो डिंगल शैली पर गुजराती भाषा का साफ-साफ प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? गुजराती भाषा का साफ-साफ प्रभाव देखने को मिलता है डिंगल शैली पे। पिंगल शैली की बात करें तो पिंगल शैली पर ब्रज भाषा का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? ब्रज भाषा का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है हमारी पिंगल शैली पे। प्रमुख रचनाकार की बात करें तो डिंगल शैली के ज्यादातर साहित्य हमारे चारण कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? चारण कवियों के द्वारा लिखे गए हैं। हमारे डिंगल साहित्य के सबसे ज्यादा मतलब डिंगल की बात कर रहे हैं तो डिंगल के ज्यादातर साहित्य किसके द्वारा लिखे गए? चारण कवियों के द्वारा लिखे गए। वहीं पिंगल की बात करें तो पिंगल में प्रमुख रचनाकार क्या है? हमारे भाट कवियों के द्वारा रचनाएं की गई है। इसके ज्यादातर साहित्य भाट कवियों के द्वारा लिखे गए। प्रमुख भावनाएं या फिर रस की बात करें तो डिंगल साहित्य में युद्ध और वीरता का वर्णन करने की वजह से क्या इनमें हमारे युद्ध और वीरता का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। इसी वजह से इनमें वीर रस की प्रधानता होती है। किसकी? वीर रस की प्रधानता होती है। पिंगल की बात करें तो पिंगल साहित्य में प्रेम और सौंदर्य का वर्णन होने के कारण इस वजह से प्रेम और सौंदर्य का वर्णन होने की वजह से इसमें हमारे क्या श्रृंगार रस की प्रधानता है। किसकी? श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें पिंगल में। उदाहरणों की बात करें तो प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? तो डिंगल के तो हमारे पृथ्वीराज राठौड़ जो हमारे बीकानेर के राजा थे उनके द्वारा रचित जो बेली कृष्ण रुक्मणी री है उसको हमारे माना जाता है हमारे डिंगल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, जिसे पांचवा वेद भी कहा गया है। तो हमारे पिंगल की बात करें तो इसमें हमारे चंद्रबरदाई जिनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट, उन्होंने लिखी थी ग्रंथ कौन सी? पृथ्वीराज रासु। तो वो हमारे इसका सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है। तो इस तरह हमने डिंगल और पिंगल में अंतर देख लिया। अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक प्रमाण, मतलब हमें कौन कौन से ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं राजस्थानी भाषा के। तो राजस्थानी भाषा जिसे प्राचीन काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था, इसका उल्लेख कई ऐतिहासिक ग्रंथों में देखने को मिलता है जिससे उसकी प्राचीनता सिद्ध होती है कि राजस्थानी भाषा आज की बात नहीं, बहुत लंबे समय से राजस्थानी भाषा बोली जा रही है। इसमें आती है सबसे पहले कुवलेमाला। कुवलेमाला किसने लिखी है? उद्योतन सूरी ने। किसने? उद्योतन सूरी ने कुवलेमाला नामक पुस्तक लिखी है। कब? 778 ईस्वी में। प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के समय। कब? प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के समय में उद्योतन सूर्य ने जालोर में ये ग्रंथ लिखा था। कहाँ पे? जालोर में ये ग्रंथ लिखा था। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें भारत की 18 क्या भारत की 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया है। कोलेमाला में 18 देशी भाषाओं को वर्णन किया गया है जिसमें हमारी एक मरुभाषा भी है और यही मरुभाषा आज की राजस्थानी भाषा का प्राचीन रूप है। फिर बात करेंगे हम आईन अकबर की जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। कब? 16वीं शताब्दी में हमारे आईन अकबरी पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। कब? 16वीं शताब्दी में। मुगल काल में अकबर के नवरत्नों में से एक, मुगल काल में जो हमारे अकबर के नवरत्न थे इनमें से एक अबुल फजल थे। उनके द्वारा रचित इस ग्रंथ में मारवाड़ी भाषा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। किसका? मारवाड़ी भाषा का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है जो ये दिखाता है कि 16वीं सदी तक मारवाड़ी एक स्वतंत्र और समृद्ध अस्तित्व स्थापित हो चुका था। किसका? हमारे जो मारवाड़ी भाषा है तो मारवाड़ी भाषा का स्वतंत्र और समृद्ध जो हमारा अस्तित्व स्थापित हो गया था। कब? 16वीं शताब्दी तक। अब विद्वानों के द्वारा राजस्थानी बोलियों के वर्गीकरण की बात करते हैं। राजस्थान की जो बोलियां हैं उनका वर्गीकरण क्यों? क्योंकि अब भाषा तो देख ली, अब बोलियों की बात करेंगे। तो बोलियों की बात में देखें तो राजस्थानी एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। राजस्थान का क्षेत्रफल तो वैसे आपको पता ही है, देश में नंबर 1 पे आता है। तो राजस्थानी एक बहुत बड़ा भूभाग है, तो यहाँ पे क्या है, राजस्थानी एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। इसलिए समय समय पर भाषा विज्ञानियों ने इनका अलग अलग आधार पे वर्गीकरण किया है। सबसे पहले आते हैं मेरे कौन? एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी का वर्गीकरण की बात करें तो इटली के थे हमारे प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी एलपी टेसिटोरी। उन्होंने 1914 से 1919 तक बीकानेर दरबार में रहकर राजस्थानी चारण और भाट साहित्य का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था और इनको बुलाया था हमारे महाराजा गंगा सिंह ने। उन्होंने क्या राजस्थानी भाषा को भौगोलिक आधार पर दो भागों में बांटा था। उन्होंने क्या राजस्थानी भाषा को भौगोलिक आधार पर कितने दो भागों में बांटा था। एक तो हमारी पश्चिमी राजस्थानी और एक थी हमारी कौन सी? पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें मारवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र है। कौन से? मारवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो बोलियां हैं हमारे पश्चिमी राजस्थानी कहलाएगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जयपुर हाड़ौती और उसके आसपास के क्षेत्रों की बोलियां क्या? जयपुर हाड़ौती और उसके आसपास के क्षेत्रों की बोलियों को हम पूर्वी राजस्थानी में गिनेंगे। पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी दो हमारी क्या है? भाग है। किसके अनुसार? एलपी टेसिटोरी के अनुसार। बात करें अब जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की। किसकी? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के वर्गीकरण की बात करें जो 1912 में आया था। तो गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें हमारी क्या राजस्थानी भाषा का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। क्या किया? पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया और उन्होंने इसे
5 भागों में बाँटा है। कितने? 5 भागों में बाँटा है। कौन-कौन से? एक तो हमारे पश्चिमी राजस्थानी जिसमें जो जिसकी बात करें तो यहाँ हमारे मारवाड़ी और उसकी बोलियाँ बोली जाती है। उत्तरी-पूर्वी में राजस्थानी तो यहाँ मेवाती और अहिरवाटी बोली बोली जाती है, जो कहाँ अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य पूर्वी राजस्थानी तो यहाँ ढूंढाड़ी और उसकी बोलियाँ बोली जाती है, कहाँ जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी तो मालवी और रांगड़ी ये बोलियां बोली जाती है, कहाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी में। कौन से क्षेत्र में? झालावाड़, प्रतापगढ़ और मालवा से सटे हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी? मालवी और रांगड़ी। और पांचवी कौन सी? दक्षिणी राजस्थानी। ये हमारे क्या निमाड़ी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थानी में। तो ये किसके अनुसार है? एलपी टेसिटोरी के अनुसार। क्या है? एलपी टेसिटोरी नहीं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। 5 भाग कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। अब हम देखेंगे नरोत्तम स्वामी का वर्गीकरण। किसका? नरोत्तम स्वामी के वर्गीकरण की बात करें तो उन्होंने दिशाओं के आधार पे राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा। किसके आधार पे? दिशाओं के आधार पे। पश्चिमी राजस्थानी मतलब मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी मतलब ढूंढाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मतलब मेवाती और दक्षिण राजस्थानी मतलब मालवी। तो इस तरह उन्होंने दिशाओं के आधार पे 4 वर्गों में बांटा राजस्थान की बोलियों को। फिर आता हमारा मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण। किसका? मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण आता है जो सबसे ज्यादा मान्य है। वर्तमान समय में भी राजस्थानी भाषा और साहित्य के अध्ययन में जो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का वर्गीकरण सबसे ज्यादा प्रमाणिक और मान्य माना जाता है। और इन्होंने क्या? भाषा की प्रवृत्तियों के आधार पर किसके? भाषा की प्रवृत्तियों के आधार पर इसे 5 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा? 5 वर्गों में बांटा है। और 5 वर्ग कौन कौन से? पहला वर्ग आता हमारा मारवाड़ी। पहला वर्ग क्या आता है हमारा? मारवाड़ी। बात करें इसकी तो हमारे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ इन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है हमारी मारवाड़ी। फिर आती है मालवी। मालवी की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है मालवी। क्या? दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है मालवी। फिर ढूंढाड़ी की बात करें, जयपुर, दौसा, टोंक का क्षेत्र। क्या? जयपुर, दौसा, टोंक का क्षेत्र हमारे यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाती की बात करते हैं, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में हमारी मेवाती बोली बोली जाती है। और बागड़ी की बात करें जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है जिसमें हमारे गुजरात का प्रभाव देखने को मिलता है, ये हमारी बागड़ी या बागड़ी बोली बोली जाती है। तो हमने ये देखा मोतीलाल मेनारिया का। बात करें इसकी तो इन सभी वर्गीकरणों से साफ साफ देखने को मिलता है कि यद्यपि विद्वानों के तरीके अलग अलग है लेकिन हमारे मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी ये हमारे के भाषा राजस्थानी भाषा के मुख्य स्तंभ रहे। तो हमने जो वर्गीकरण तो देख लिया हमारी बोलियों का। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में साहित्य तो बहुत ज़्यादा लिखा गया है। कि राजस्थान में साहित्य तो बहुत ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन साहित्य की कुछ विधाएँ होती हैं, साहित्य का कुछ प्रकार होता है। उनके प्रकार और विधाओं की बातचीत करते हैं। कई बार परीक्षा में ये सीधे-सीधे भी आते रहते हैं। जैसे साहित्य का एक प्रकार होता है जिसे हम ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। ख्यात किसे कहेंगे? ख्यात का मतलब होता है राजस्थानी गद्य साहित्य का सबसे उत्तम और ऐतिहासिक स्वरूप होता है। ख्यात क्या होता है? राजस्थानी गद्य साहित्य का सबसे उत्तम और ऐतिहासिक स्वरूप हमारे ख्यात। शब्द के अर्थ की बात करें तो संस्कृत के ख्यात शब्द से मिलकर बना है। ख्यात क्या है? संस्कृत का एक ख्यात शब्द है, वहां से आया जिसका मतलब है प्रसिद्धि प्राप्त, विख्यात या फिर प्रख्यात। क्या? प्रसिद्धि प्राप्त, विख्यात या ख्यात, प्रख्यात ये इसका अर्थ होता है। बात करें ख्यात में क्या होता है, मतलब ख्यात की विषय वस्तु क्या है? तो इसमें हमारे प्रसिद्ध राजाओं, महापुरुषों की उपलब्धियां। क्या? हमारे प्रसिद्ध राजाओं, महापुरुषों की उपलब्धियां, युद्ध, वंशावलियां और जीवन की घटनाओं का यशोगान किया जाता है। इसमें यशोगान बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ख्यात मतलब ख्याति। इससे क्या उस समय की जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की सटीक जानकारी देखने को मिलती है। किससे? ख्यात से। नामकरण की बात करें तो ख्यातों का नामकरण अक्सर क्या राजवंश जैसे हमारा राठौरारी ख्यात है, राज्य के हिसाब से जैसे मारवाड़ी ख्यात है, लेखक के हिसाब से नैनसी ख्यात है। इस आधार पे किया जाता है। किस आधार पे? या तो राजवंश के आधार पे, राज्य के आधार पे या फिर लेखक के आधार पे नामकरण किया जाता है। शुरुआत और विकास की बात करें तो ख्यात लेखन की शुरुआत हमारे 17वीं सदी में कर दी गई थी। कब? 17वीं सदी से हो गई थी। यानी कि मुगल सम्राट जो अकबर थे उनके समय से हमारे क्या ख्यात का लेखन कार्य शुरू कर दिया गया था। शुरू में हमारे भाट, बड़वे और चारण। क्या? भाट, बड़वे और चारण ये अपने क्या है यजमानों की वंशावलियां लिखते थे। किसके? जो इनके यजमान होते थे, जो इनको रखते थे, पैसा देते थे, उनकी वंशावलियां लिखते थे, जो बाद में क्या खात का रूप में या ख्यात के रूप में विकसित हो जाती है। बात करें ख्यात के प्रकार की तो शैली के आधार पर ख्यात दो प्रकार की होती है। क्या? ख्यात किस प्रकार की बात करें तो शैली के आधार पर हमारे ख्यात दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी संलग्न ख्यात होती है और एक होती है हमारी बात ख्यात। एक तो क्या होती है हमारी संलग्न ख्यात होती है और एक होती है क्या बात ख्यात। संलग्न ख्यात की बात करें तो इसमें हमारे इतिहास का क्रम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इसमें इतिहास क्या है? एक क्रम के रूप में मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे ये हमारी दयाल दासरी ख्यात है।
तो इसमें हमारे राव बीकाजी से महाराजा अनूप सिंह जी तक का क्या राव बीकाजी से लेके महाराजा अनूप सिंह जी तक का लगातार इतिहास लिखा गया है। ये हमारी क्या संलग्न ख्यात है। फिर आती है हमारी कौन सी बात ख्यात। तो इसमें हमारे इतिहास के अलग अलग छोटी छोटी बड़ी कहानियों और बातों के रूप में बिखरा होता है। इसमें हमारा इतिहास क्या है, अलग अलग और छोटी मोटी छोटी बड़ी कहानियों या बातों के रूप में बिखरा हुआ रहता है। जैसे हमारी क्या घुणोत नैनसिरी ख्यात है, बांकी दासरी ख्यात है। तो इस प्रकार की ये दो ख्यातें हैं जो हमारी क्या बात संग्रह के रूप में है, जिसमें क्या होता है इतिहास अलग अलग छोटी बड़ी कहानियों या फिर बातों के रूप में बिखरा हुआ होता है। अब बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख ख्यातों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख ख्यातें कौन-कौन सी है? एक आते हैं हमारे कौन सी मूणोत नैनसिरी ख्यात। कौन सी ख्यात है? मूणोत नैनसिरी ख्यात की बात करें तो राजस्थान की पहली ख्यात है। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की पहली ख्यात कौन सी है तो मूणोत नैनसिरी ख्यात है, जिसके लेखक क्या जोधपुर के दीवान मूणोत नैनसी थे, जिन्हें हमारे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अबुल फजल कहा है। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने जिसे राजपूताने का अबुल फजल कहा है। इसमें हमारे समाज, कृषि, व्यापार और रियासतों का प्रमाणिक चित्रण देखने को मिलता है। किसका? समाज, कृषि, व्यापार और रियासतों का प्रमाणिक चित्रण देखने को मिलता है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? रामनारायण दुग्गड़ ने। किसने? रामनारायण दुग्गड़ ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। फिर आती है हमारी बांकी दासरी ख्यात। कौन सी? बांकी दासरी ख्यात की बात करें तो जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे बांकीदास जी। जो मानसिंह थे हमारे भीम सिंह के बाद जो मानसिंह बने थे जोधपुर के, उनके काव्य गुरु थे बांकीदास जी। तो जिन्हें मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा लिखी गई थी हमारी बांकीदासरी ख्यात। ये हमारी पारंपरिक ख्यात से अलग है। जो बांकीदासरी ख्यात है, जो नॉर्मली ख्यात लिखी जाती है, उनसे अलग है। और इसमें क्या इतिहास से जुड़ी 2000 छोटी-छोटी फुटकर टिप्पणियाँ मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं हमारे कितने लगभग 2000 से ज़्यादा किसमें बांकीदासरी ख्यात में। जैसे नॉर्मली ख्यात लिखी जाती है, इस तरह से नहीं लिखी गई है। फिर आता है उदयभान चंपावती ख्यात। कौन-सी? उदयभान चंपावती ख्यात की बात करें, तो इसमें हमारे मारवाड़ के राठौड़ शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक की उन घटनाओं और युद्ध अभियानों का वर्णन है जो नैनसी की ख्यात में छूट गए थे। वैसे एक कहानी थी हमारे उदयभान की ख्यात की, तो इसमें हमारे क्या है जो हमारे औरंगज़ेब ने हमला किया था हमारे जोधपुर पे, तब क्या है जो हमारी ख्यातें थी या जितना भी हमारा साहित्य लिखा गया था, उसमें हमारी क्या आग लगा दी गई थी। क्या उसमें आग लगा दी? लेकिन जो उदयभान चंपावती ख्यात थी, ये किसी कोने के अंदर, कपड़े के अंदर छुप के दबी हुई थी। तो इसी वजह से क्या इसके आग नहीं लगती है, पूरा-पूरा साहित्य हमारा जल जाता है। लेकिन ये किसी कारण से बच जाती है। कौन-सी? उदयभान चंपावती ख्यात। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमारा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक की जो घटनाओं और युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। जिसमें जो हमारे किसमें? नैनसिरी ख्यात में छूट गए थे। तो आपको याद होगा जसवंत सिंह प्रथम और औरंगज़ेब, जिसमें हमारे औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। इनके बेटे कौन थे? अजीत सिंह। तो इसी वजह से उन्होंने इस साहित्य को जलाने की कोशिश की थी। तो आप इसे याद रखें उदयभान चंपावती ख्यात। फिर जोधपुर राज्य ख्यात की बात करें तो महाराजा मानसिंह के द्वारा संकलित की गई और इसे हमारे राठौड़री वंशावली और ख्यात भी कहा जाता है। क्या? राठौड़री वंशावली और ख्यात भी इसे कहा जाता है। फिर आता है हमारा मारवाड़ी ख्यात। मारवाड़ी ख्यात की बात करें तो इसमें हमारे राव जोधा से लेके कहाँ से? राव जोधा से लेके मानसिंह तक के क्या राव जोधा से लेके मानसिंह तक के शासकों और उनके द्वारा बनवाए गए जितने हमारा कुएं, महल और जलाशय के राव जोधा से लेके मानसिंह तक के शासक और उनके द्वारा बनवाए गए कुएं, महल और जलाशय इनका वास्तुशिल्पीय विवरण मिलता है किसमें? मारवाड़ी ख्यात में। फिर आती है हमारे दयालदासरी ख्यात। दयालदासरी ख्यात की बात करें तो राजस्थान की अंतिम ख्यात मानी जाती है। दयालदास की ख्यात को अंतिम ख्यात माना जाता है और इसमें हमारे बीकानेर के जो राठौड़ का इतिहास है, इसमें हमारे क्या बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है। 18वीं सदी के अंत में इसके साथ ही क्या ख्यात परंपरा समाप्त हो जाती है। जैसे हमारे 18वीं शताब्दी आती है, उसके बाद से क्या है हमारे ख्यात परंपरा समाप्त हो जाती है और कर्नल जेम्स टोड के साथ ही आधुनिक इतिहास लेखन शुरू हो जाता है। तो आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत किससे होती है हमारी? कर्नल जेम्स टोड से। तो ख्यात के बारे में हमने देख लिया। अब दूसरा आता है हमारा रूपक। रूपक किससे कहते हैं? सबसे पहले इसकी बात करें तो एक प्रकार का काव्य कृति होती है। पोएटिक वर्क होता है क्या? रूपक। विषय की बात करें तो इसमें किसी विशेष वंश या किसी महान व्यक्ति ये क्या है तो किसी विशेष वंश की या फिर किसी महान व्यक्ति की सफलताओं, विजय अभियानों और उपलब्धियों का महिमा मंडन किया जाता है। किसका? हमारे या तो किसी विशेष व्यक्ति का होगा या किसी विशेष वंश का। तो उनकी सफलताओं, विजय अभियानों और उपलब्धियों का महिमा मंडन किया जाता है। जैसे रूपक की बात करें, गजगुण रूपक, रूपक, ओगादेवरो और राज रूपक। तो इस तरह हमारे क्या बहुत सारी रचनाएं रूपक के रूप में। फिर आती है कक्का।
कक्का बारखड़ी तो आपने सुनी ही होगी। कक्के कितने होते हैं? 52। परिचय की बात करें तो ये राजस्थानी साहित्य की एक अनूठी वर्णमाला आधारित विधा है। किसके आधार पे आधारित है? वर्णमाला पे आधारित विधा है। विशेषता की बात करें, इसमें रचना की जो पंक्तियां होती हैं, इनकी शुरुआत वर्णमाला के 52 वर्णों के क्रमानुसार की जाती है। जैसे कैसे पहली पंक्ति, कैसे दूसरी पंक्ति, इस तरह से 52 पंक्तियां होती है। प्रत्येक पंक्ति क्या 52 अक्षर जो वर्ण होते हैं उनसे शुरू होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कक्का कहेंगे। इसका कोई उदाहरण नहीं है। बात करें बही या वही की, बही की बात करें तो यह एक विशेष प्रकार की बनावट वाला रजिस्टर होता है, जो हमने नॉर्मली देखा होगा लाल कवर के अंदर होता है नॉर्मली। तो ये विशेष बनावट वाला रजिस्टर होता है जिसे रिकॉर्ड बुक कहते हैं, जिसमें हमारा ऐतिहासिक सामग्री और वंशावलियां दर्ज की जाती है। क्या जिसमें हमारा ऐतिहासिक सामग्रियों को दर्ज किया जाता है, साथ ही साथ वंशावली को दर्ज किया जाता है। महत्व की बात करें तो राव और बड़वे, क्या राव बड़वे जाति के लोग क्या करते थे? तो अपनी बहियों में अपने आश्रयदाता जैसे राजा और सामंत होते हैं उनके नाम और उनकी उपलब्धि का रिकॉर्ड रखते थे। कौन? राव और बड़वे जाति के लोग। फिर रानी मंगा जाति की बात करें तो रानी मंगा जाति के लोग की बात करें तो ये लोग क्या राजघरानों की कुंवरानियों, ठकरानियों और उनकी संतानों मतलब संतति का विवरण पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी बहियों में दर्ज करते रहते थे। कौन? रानी मंगा जाति के लोग। तो ये रानी लोग आते थे और ये हमारे क्या कुंवरानियों, ठकरानियों और उनकी संतानों जो संतति है उनका विवरण क्या पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बहियों में दर्ज करते रहते। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा री बही, क्या चित्तौड़ उदयपुर पाटनामा री बही, पाबूदान री बही, जोधपुर रानी मंगारी बही, तो इस तरह की बहियां चलती थी। फिर आती है वचनिका। वचनिका किसे कहेंगे? कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है वचनिका क्या होती है, वचनिका किसे कहते हैं। परिचय की बात करें तो ये हमारे संस्कृत शब्द वचन से मिलके बना है। संस्कृत शब्द होता है वचन, उससे हमारे वचनिका बनी है। हमारे गद और पद दोनों का मिश्रण रूप होता है किसमें? वचनिका में। वचनिका में गद और पद दोनों ही होते हैं। विशेषता की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है, राइमिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या इसके पढ़ने में एक विशेष लय और प्रभाव आता है। किसके? वचनिका में। वचनिका की बात करें तो वचनिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की वचनिकाएं? दो प्रकार की होती है। एक तो गदबद होती है और एक पदबद होती है। गदबद की बात करें तो इसमें 8-8 या 20-20 मात्राओं वाले जो तुक होते हैं वो वाले पद होते हैं। तो गदबद की बात करें तो इसमें 8-8 या 20-20 मात्राओं के तुक वाले पद होते हैं, रिमिंग होते हैं। कितने? 8-8 या 20-20 मात्राओं वाले। पदबद की बात करें तो इसमें मात्राओं का कोई सख्त नियम लागू नहीं होता, यह अधिक स्वतंत्र होती है। कौन सी है हमारी? पदबद जो वचनिका होती है। वचनिकाओं के उदाहरण की बात करें, एक हमारे अचलदास खींचीरी वचनिका, किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन ने कौन सी लिखी है? अचलदास खींचीरी वचनिका। एक और वचनिका हमारी कौन सी है? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। कौन सी? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका की बात करें, जो किसने लिखी है? जग्गा खिड़िया ने। किसने लिखी? जग्गा खिड़िया ने लिखी हमारी महेश दासोत्री वचनिका। इसके बाद बात करेंगे अगली विधा की। अगली विधा आती है हमारी कौन सी? पर्ची। पर्ची की बात करें तो पर्ची क्या होता है? पर्ची का मतलब होता है परिचय। पर्ची का मतलब क्या होता है? परिचय। और वे पदबद्ध ये काव्यात्मक रचनाएं होती है। पर्ची क्या होते हैं? वे पदबद्ध काव्यात्मक रचनाएं होती है जिसमें हमारे महान संत और महात्मा होते हैं उनके जीवन परिचय दिया जाता है। महान संत और महात्माओं का जीवन परिचय हमारे पर्ची के माध्यम से ही दिया जाता है। पर्ची की विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हमारे क्या संत का नाम, जाति, माता पिता का नाम, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण उनकी जो आध्यात्मिक और साधनागत उपलब्धियां हैं और चमत्कार है, इनका वर्णन किया जाता है। किसके माध्यम से? पर्ची के माध्यम से। पर्ची की बात करें जैसे हमारी संत नामदेवरी पर्ची, कबीरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची, संत दादूरी पर्ची, तो इस तरह हमारी बहुत सारी पर्चियां प्रचलित थी। लंबे समय से इनको बांचा जाता, आप इसे याद रखेंगे। फिर आती है हमारी कौन सी? दवावेद। कौन सी? दवावेद की बात करें, नाम में दुआ है। दवावेद की बात करें तो परिचय की बात करें तो ये वचनिका की तरह ही एक कलात्मक मतलब आर्टिस्टिक प्रोस की एक विधा कौन सी? दवावेद। दवावेद क्या हमारे वचनिका की तरह ही होती है। फिर बात करें जब वचनिका और दवावेद एक जैसी है तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो वचनिका क्या? ठेठ राजस्थानी जो मतलब डिंगल या पिंगल शब्दावली में लिखी जाती है। वचनिका तो क्या होती है? ठेठ राजस्थानी मतलब डिंगल या पिंगल शैली में शब्दावली में लिखी जाती है। जबकि दवावेद में हमारे उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों को शामिल कर लिया जाता है। दवावेद में क्या हमारे उर्दू और फारसी भाषा के जो शब्द है उनकी अधिकता होती है। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हमारे कथा के नायक जो राजा है इसका गुणगान किया जाता है। राज्य का वैभव, युद्ध, शिकार, तो जो आखेट होते हैं और नक्शिक सुंदरता मतलब सर से लेके पैर तक की सुंदरता का वर्णन तुकांत और तेज प्रवाह के साथ किया जाता है। कैसे? तुकांत और तेज प्रवाह के साथ किया जाता है।
दवावेद की बात करें तो कौन-कौन सी उदाहरण है इसके? तो अक्खेमाल देवड़ारी दवावेद, क्या? अक्खेमाल देवड़ारी दवावेद, महाराणा जवान सिंह दवावेद, राजा जयसिंह दवावेद। तो ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं हमारे दवावेद के। फिर आता है हमारा किसका नंबर? रासो का। रासो की बात करें तो रासो क्या राजस्थानी साहित्य की एक वो विधा है जिसमें हमारे वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। किसकी? वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है किसमें? रासो में। परिचय की बात करें तो ये वीरता परक काव्य होता है। रासो क्या होता है? वीरता परक काव्य होता है जिसे हमारे मुख्य रूप से चारण और भाट कवियों के द्वारा, किसके द्वारा? चारण और भाट कवियों के द्वारा राजाओं के आश्रय में लिखा जाता था। राजा जब पैसे देते थे तभी वो राजाओं की प्रशंसा करते थे। तो उन्होंने क्या ये वीर रस में लिखा जाता था। प्रत्येक राजा को वीर बताया जाता था, चाहे उन्होंने चूहा मारा हो, लेकिन बताया जाता था कि शेर मारा है, तो इस तरह मान सकते हैं रासो। मोतीलाल मेनारिया की बात करें तो जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, क्या? जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का विस्तृत रूप से वर्णन हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रासो कहेंगे। किसके अनुसार? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। अब प्रमुख रासो ग्रंथ और उनके रचयिता की बात करें, हमारे एक था पृथ्वीराज रासो, किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने। विसल देव रासो नरपति नाल ने। कुमार रासो दलपत विजय ने, जिसे दौलत विजय भी कह सकते हैं। अमीर रासो जोधराज ने। सगत रासो हमारे किसने? गिरधर आसियन। सगत रासो हमारे क्या? शक्ति सिंह के बारे में बताता है सगत रासो, जो किसने लिखा? गिरधर आसिया ने। रतन रासो हमारे कुंभकर्ण ने। क्यामखा रासो हमारे के कवि जान ने। जवान रासो हमारे सीताराम रत्नू ने। और बिन्हे रासो हमारे किसने? राव महेश दास ने। तो इस तरह हमने रासो के बहुत सारे उदाहरण देख लिए। अब देखेंगे वात या बात। कहते हैं ना कि इधर आ मैं तुझे एक बात बताता हूँ, तो वात या बात की बात करते हैं। वात का अर्थ होता है कहानी। एक बात बताता हूँ मतलब एक स्टोरी, मतलब एक कहानी बताते हैं। तो ये हमारे राजस्थानी साहित्य में कहने और सुनने की अत्यंत लोकप्रिय विधा है। कौन सी? वात या बात, मतलब स्टोरी टेलिंग की बात होती है हमारी वात। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें जीवन के लगभग हर पहलू, जैसे हमारे युद्ध, धर्म, दर्शन और मनोरंजन, इन सब पे प्रकाश डाला जाता है किसमें? वात या बात में। क्यों? क्योंकि ये कहानियां टाइप होती है। शैली की बात करें तो हमारे गद्य भी हो सकती है, पद भी हो सकती है, मतलब प्रोज भी हो सकता है, पोएट्री भी हो सकती है, और गद्य पद का मिश्रण भी हो सकता है। तीनों रूप में मिलती है, मतलब चंपू शैली में भी देखने को मिलती है। वात की बात करें जैसे राव अमर सिंह री वात, पाबू जय री वात, कानड़ दे री वात, अचलदास खींची री वात, खींचिया री वात, चुंडावत री वात। तो ऐसे करके बहुत सारी बात मतलब कहानियां हो सकती हैं। फिर आती है मेरी जमाल। जमाल किसे कहते हैं? परीक्षा में आता है जमाल किसे कहते हैं? आप क्या बताएंगे? कि ये राजस्थानी काव्य का एक विशिष्ट मात्रिक छंद होता है। मेट्रो होता है, मात्रिक छंद होता है क्या है? जमाल। बात करें इसकी संरचना की, तो इसमें क्या शुरुआत में एक पूरा दोहा होता है। जमाल की बात करें तो जमाल क्या होता है? जिसकी शुरुआत में एक पूरा दोहा होता है, और इसके पांचवें चरण में, या पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को फिर से दोहरा दिया जाता है। क्या? पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को फिर से दोहरा दिया जाता है, और इसके छठे चरण में कितनी? 10 मात्राएं होती है। आप इसे याद रखेंगे, इसके छठे चरण में कितनी? 10 मात्राएं होती है। इसे हम कहते हैं जमाल। जैसे राव इंद्र सिंगरी जमाल। जमाल का उदाहरण क्या है? राव इंद्र सिंगरी जमाल का उदाहरण है। फिर झूलना। झूलना किसे कहते हैं? तो ये भी राजस्थानी काव्य का एक प्रकार का छंद है। झूलना क्या है? हमारे राजस्थानी काव्य का एक प्रकार का छंद है। संरचना की बात करें तो 24 अक्षरों का मात्रिक छंद होता है हमारे क्या? झूलना, जिसके अंत में यगण होता है। क्या? जिसके अंत में क्या होता है? य गण होता है। बात करें इसकी प्रमुख रचनाओं की झूलना की, तो अमर सिंह राठौड़रा झूलना, अमर सिंह राठौड़रा झूलना, राजा गज सिंह झूलना, राव सुल्तान देवड़ेरा झूलना, या राव सुल्तान देवड़ेरा झूलना। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं झूलना के। फिर आती है विगत। विगत किसे कहते हैं? विगत का मतलब होता है किसी विषय का विस्तृत और सांख्यिकीय विवरण देना। क्या? विगत का मतलब होता है किसी विषय का विस्तृत और सांख्यिकीय विवरण देना, स्टैटिकल विवरण देना हमारा विगत कहलाता है। महत्व की बात करें तो हमारे तत्कालीन समय के, उस समय के जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक डेटा का खजाना होता है कौन? हमारी विगत। तो विगत क्या है? तत्कालीन समय, मतलब जिस समय लिखी गई है, तो उस समय के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक डेटा का खजाना होता है क्या? हमारे विगत। और इसमें हमारे शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, आबादी, कृषि, इन सब का क्या है? हमारे प्रमाणिक विवरण देखने को मिलता है किसमें? विगत में। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मारवाड़ परगनारी विगत, जिसके लेखक कौन है? मोहम्मद नैन्सी। तो बात करें तो इस ग्रंथ में मारवाड़ के प्रत्येक परगने की आबादी, टैक्स, मतलब जिसे रेख कहते थे, भूमि की किस्में, फसल और सिंचाई के जो साधन है, इनका सटीक आंकड़ा, मतलब डेटा दर्ज था। और इसे हमारे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। फिर आते हैं वेली, जिसे बेली भी कहते हैं। तो इसकी बात करें
तो परिचय की बात करें तो यह क्या हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, जो हमारे क्या बेली की बात करें तो एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जो बेलियो छंद में लिखा जाता है। किसमें? बेलियो छंद में लिखा जाता है। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हमारे राजाओं और सामंतों की वीरता, क्या राजाओं और सामंतों की वीरता, स्वामी भक्ति, विद्वता और वंशावली का क्या विद्वता, स्वामी भक्ति और वंशावली का धार्मिक और ऐतिहासिक वर्णन होता है। किसमें? वेली में। बात करें वेली के कुछ उदाहरण तो वेली किशन रुक्मणी, तो यह इस परंपरा का सबसे महान रचना है। वेली किशन रुक्मणी क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे हमारे क्या है बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ है उन्होंने लिखा था। किसने? बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। कौन सी? वेली किशन रुक्मणी। और अन्य रिवेलियों की बात करें तो राव रतन सिंह रिवेली, दईदास जेतावत त्रिवेली, रतन सिंह हिमावत रिवेली, तो ऐसे करके बहुत सारे वेलियों के उदाहरण हम देख सकते हैं। परीक्षा में वेली के बारे में पूछा जाता है। फिर बात करें बारहमासा की। बारहमासा किससे कहेंगे? तो परिचय की बात करें जैसा कि नाम से साफ साफ देखने को मिलता है, इसमें वर्ष के 12 महीनों का प्राकृतिक वर्णन किया जाता है। वर्ष के जो 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों का प्राकृतिक वर्णन देखने को मिलता है। विषय की वस्तु की बात करें तो इसमें हमारे कवि वर्ष के प्रत्येक माह के बदले क्या प्रत्येक माह के बदलते जो मौसम है और परिस्थितियों का चित्रण करते हुए नायिका के विरह मतलब सेपरेशन का वार्षिक वर्णन करता है। क्योंकि इसमें नायक क्या है, जो हमारे मौसम के अनुसार कमाने के लिए या किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर चला जाता है, तो इसमें हमारे क्या है, जो नायिका है उसको सेपरेशन की वजह से जो जो दुख झेलती है, जो जो उसकी मानसिक पीड़ा होती है, तो हर महीने के हिसाब से वो उसका वर्णन किया जाता है कवि के द्वारा। जिसकी शुरुआत कब से होती है? आषाढ़ महीने से। मतलब महीने साल की शुरुआत किससे करते हैं इसमें? बारह मास में आषाढ़ महीने से शुरुआत करते हैं। फिर बात है हमारा प्रकाश। प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश क्या होता है? किसी राजवंश, विशेष व्यक्ति या किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना पर, क्या हमारे किसी राजवंश, विशेष व्यक्ति या फिर किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना पर प्रकाश डालने मतलब उजागर करने वाली रचनाओं को प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश डालने या फिर उजागर करने वाली जो रचनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। जैसे हमारे राज प्रकाश किसने लिखी थी? किशोरदास आसिया ने। सूरज प्रकाश हमारे कविया कर्णिदार ने। बाबू प्रकाश हमारे मोड़िया आस जी ने। आशिया मोड़ जी ने। क्या था? महायश प्रकाश ये हमारे मानसिंह ने लिखी थी। भीम प्रकाश हमारे रामधन लालच ने लिखी थी। फिर आता साखी। साखी किससे कहेंगे? बात करें साखी की तो साखी शब्द साक्षी मतलब आंखों देखी, विटनेस, इससे मिलके बना है। साखी की बात करें, साखी शब्द क्या हमारे साक्षी से मिलके बना है, जिसे विटनेस या आंखों देखा भी कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु की बात करें तो संत कवियों ने जो आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य अनुभव खुद किया है, उनका वर्णन उन्होंने साखियों में किया है। जिसका प्राय क्या है? सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारे क्या है? प्राय सोरठा छंद का उपयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें हमारे कबीरदास जी की साखियां, दादू दयाल जी की साखियां, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रही थी। फिर आता है सिलोका। क्या आता है? सिलोका। सिलोका की बात करें तो संस्कृत का एक शब्द आता है श्लोक, उसका भ्रंश रूप है मतलब बिगड़ा हुआ रूप है क्या? सिलोका। इसे राजस्थान में श्लोक को सिलोका कहेंगे। विशेषता की बात करें तो हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक रचनाएं होती हैं। ये हमारे क्या धार्मिक, ऐतिहासिक और उपदेशात्मक रचनाएं होती हैं। और इन्हें प्राय क्या साधारण पढ़े लिखे आम लोगों ने लिखा है। किसने लिखा है? साधारण पढ़े लिखे आम लोगों ने लिखा है। यदि आपसे पूछा जाए साहित्य की कौन सी विधा है तो आम लोगों के द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना पड़ेगा श्लोका। इसलिए इसे में क्या जन साधारण की भावनाएं झलकनी लगती है। इसमें हमारे क्या जनसाधारण की भावनाएं देखने को मिलती है। सिलोका की बात करें तो राव अमर सिंह राज सिलोका, अजमाल जीरो सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रो सिलोको, तो ऐसे करके बहुत सारे सिलोका प्रचलित हैं। फिर बात करें दोहा की, जिसे दोहा भी कह सकते हैं। परिचय की बात करें तो राजस्थान के वीर और दानी पुरुषों के सम्मान में लिखे गए दोहे, या राजस्थान के वीर और दानी पुरुषों के सम्मान में लिखे गए दोहे। विषय वस्तु की बात करें तो इसमें हमारे साहस, धैर्य, त्याग, दानशीलता और ऐतिहासिक घटनाओं की, कि इसमें हमारे साहस, धैर्य, त्याग, दानशीलता और ऐतिहासिक घटनाओं की संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली जानकारी देखने को मिलती है। ये संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली जानकारी देखने को मिलती है। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अक्खे राज सोनगिरेरा दूहा, कानड़ दे सोनगिरेरा दूहा, ऐसे करके बहुत सारे दोहे प्रचलित हैं। फिर आते हैं हमारे क्या मरसिया। मरसिया की बात करें तो परिचय की बात करें तो मर्सिया का अर्थ हमारे शोक काव्य से एलर्जी कहते हैं। तो हमें क्या मर्सिया का मतलब होता है शोक काव्य। विषय वस्तु की बात करें तो किसी महान या सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु पर, क्या किसी महान या सम्मानित व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए इनकी रचना की जाती थी। और इसमें मरने वाले व्यक्ति के चरित्र और उनके महान कार्य को याद किया जाता है। इसमें हमारे क्या मरने वाले जो व्यक्ति होते हैं इनके चरित्र की और उनके महान कार्य को याद किया जाता है। प्रमुख मत्स्य की बात करें तो राणी जगपत्रा वेश्या, या रानी जगपत्रा मत्स्य की बात करें
तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा गया था रानी जगपत्रा मरसिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे कल्लाजी मलोत थे, कौन? कल्लाजी राय मलोत। इन्होंने क्या है अपनी मृत्यु पर जो मरसी लिखे जाते हैं, तो उन्होंने जीते जी अपने मरसे लिखवा दिए थे। किसने? कल्लाजी राय मलोत ने, जो हमारे क्या है मारवाड़ के शासक थे। फिर बात आती है हमारी किसकी? प्रशस्ति की। किसकी बात आती है? प्रशस्ति की बात करें। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रेज़ करना। राजाओं के द्वारा अपनी उपलब्धियों, युद्ध विजयों, वंशावली और निर्माण कार्य, जैसे हमारा मंदिर, झील, दुर्ग, इनकी जानकारी को पत्थर की शिलाओं, कीर्ति स्तंभों, दुर्ग द्वारों पर उकेरना ही क्या कहलाता है? प्रशस्ति कहलाता है। तो राजाओं के द्वारा अपनी उपलब्धियों, युद्ध विजयों, वंशावली, निर्माण कार्य जैसे मंदिर, झील, दुर्ग, इन सब की जानकारी को पत्थर की शिलाओं, कीर्ति स्तंभों, दुर्ग द्वारों पर उकेरना ही प्रशस्ति कहलाता है। इतिहास को जानने में प्रशस्ति बहुत बड़ा योगदान देती है। प्रशस्ति से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब राजस्थान की प्रमुख प्रशस्तियों के बारे में बातचीत करें। एक हमारे नेमिनाथ की मंदिर की प्रशस्ति, क्योंकि नॉर्मली मंदिरों को आगे ही लगती है, तो नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति, जिसे लूण बसी प्रशस्ति भी कहते हैं, हमारे 1230 की है। कहाँ? देलवाड़ा, माउंट आबू के अंदर ये प्रशस्ति लगी हुई है। किसने लिखवाई थी? परमार वंशीय शासक ने लिखवाई थी। लिखने वाले कौन थे? तेजपाल। जानकारी की बात करें तो माउंट आबू के परमार शासकों का विस्तृत रूप से वर्णन देखने को मिलता है। फिर आती है रणकपुर प्रशस्ति। ये 1439 में लिखी गई थी। कब? 1439 में लिखी गई थी। कहाँ? रणकपुर पाली में, चौमुखा मंदिर है उसके बाहर लगी हुई है। तो मेवाड़ के शासक जो बप्पा रावल से कुंभा तक का इतिहास इसमें पता चलता है। रचयिता की बात करें तो कौन थे? दीपाक, जिसे दीपा या दीपाक भी कह सकते हैं। बात करें इसकी जानकारी की तो मेवाड़ के शासकों का प्रमाणिक वर्णन देखने को मिलता है इसमें रणकपुर प्रशस्ति में। फिर आता हमारे क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें हम तो 1460 में लिखी गई थी। कहाँ लगी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगी हुई है। महाराणा कुंभा ने लिखवाया था। बात करें तो कवि अत्रि और उनके पुत्र महेश ने इसको पूरा किया था। बात करें इसमें किसकी जानकारी मिलती है तो कुंभा की विजय उपाधि और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की जानकारी मिलती है हमें किससे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। फिर आती है रायसिंह प्रशस्ति। या रायसिंह प्रशस्ति की बात करें तो 1594 में लिखी गई थी। कब? 1594 में लिखी गई थी रायसिंह प्रशस्ति। कहाँ लगी हुई है? बीकानेर दुर्ग जो जूनागढ़ है वहां पे लगी हुई है। किसके समय पे लिखी गई थी? महाराजा रायसिंह के समय पे लिखी गई थी। किसने लिखी थी? जैन मुनि जैता ने। किसने? जैन मुनि जैता ने ये लिखी थी। और बीकानेर दुर्ग के निर्माण और शासकों से संबंधित जानकारी हमें इससे देखने को मिलती है। किससे? रायसिंह प्रशस्ति से। एक आती है हमारे कौन सी? राज प्रशस्ति। कौन सी? राज प्रशस्ति की बात करें तो 1676 में ये प्रशस्ति लिखी गई थी। राजसमंद झील के पास में नौ चौकी पाल है, वहाँ पे 9 बड़ी-बड़ी शिलालेख है। वो 25 बड़े-बड़े शिलालेख है, वहाँ पे लिखी गई है संस्कृत के अंदर। कौन-सी? राज प्रशस्ति। महाराजा राज सिंह के समय लिखी गई थी, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। और बात करें इसकी तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और 25 काले पाषाण शिलाओं पर संस्कृत में उत्कीर्ण है। कौन-सी हमारी? राज प्रशस्ति। तो इस तरह आपने क्या जो साहित्य की विधाएँ हैं, उनके बारे में देख लिया। तो हम देखेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो राजस्थानी भाषा, तो यदि समय के साथ उनका काल विभाजन करके देखें तो राजस्थानी भाषा का काल विभाजन किस प्रकार से होगा? तो 2 तरह से हम काल विभाजन करेंगे, एक तो राजस्थानी साहित्य का और दूसरा राजस्थानी भाषा का। राजस्थानी भाषा के विकास और उसके साहित्य को, या राजस्थानी भाषा के विकास और उसके साहित्य को समय मतलब शताब्दी और साहित्यकारों के आधार पे 4 कालों में बाँटा गया है। कितने? 4 कालों में बाँटा गया है। और वे 4 काल कौन-कौन से हैं उनकी बात करें। एक तो हमारे क्या 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में, दूसरा 13वीं से 16वीं शताब्दी, तीसरा 16वीं से 18वीं और फिर हमारा 18वीं से लेके अब तक का। तो पहला काल की बात करें तो इसमें भाषा का स्वरूप था गुजरी अपभ्रंश। दूसरे काल में प्राचीन राजस्थानी, तीसरे काल में मध्यकालीन राजस्थानी और चौथे काल में हमारे आधुनिक राजस्थानी भाषा का स्वरूप था। गुर्जरी अपभ्रंश जो भाषा थी, उसकी विशेषता क्या थी? ये हमारी राजस्थानी भाषा का प्रारंभिक मतलब अपभ्रंश स्वरूप था। प्राचीन राजस्थान की बात करें तो इस काल में मुख्य रूप से जैन साहित्य की रचना की थी। किसकी? जैन साहित्य की रचना हुई थी, जो हमारे जैन विद्वानों के द्वारा लिखा गया था। मध्यकालीन राजस्थानी की बात करें तो यह काल हमारे चारण साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। किसका? चारण साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। और इसमें हमारे युद्धों और राजाओं की वीरता का प्रचुर वर्णन देखने को मिलता है। किसमें? मध्यकालीन राजस्थानी में, जो हमारे युद्ध और राजाओं का वीरता का प्रचुर वर्णन देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा आधुनिक राजस्थानी। तो ये भाषा का आधुनिक स्वरूप है। ये हमारे क्या भाषा का आधुनिक स्वरूप है, जिसमें हमारे आज तक का गद्य और पद साहित्य रचा गया है। जिसमें हमारे गद्य और पद साहित्य रचा गया है, किसमें? आधुनिक राजस्थानी में।
अब हम राजस्थान की बोलियों के बारे में बातचीत करते हैं। राजस्थानी डायलेक्ट्स के बारे में बातचीत करें। तो राजस्थानी भाषा की बोलियाँ को मुख्य रूप से 2 भौगोलिक क्षेत्र, एक तो हमारे पश्चिमी और एक पूर्वी राजस्थानी में विभाजित किया जाता है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थानी में बोलियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनमें विभाजित किया जाता है और खासकर देखिए बार किसके अनुसार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको बाँटा था। पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने हमारी राजस्थानी भाषा थी, तो उसको 5 बोलियों में बाँटा था। अब हम देखें ओवरऑल, यदि जनरली देखें तो राजस्थान की जो बोलियाँ हैं वो कितने भागों में बटी हुई है? 6 भागों में बटी हुई है। तो राजस्थान में जो सबसे पहली बोली आती है मारवाड़ी बोली। तो राजस्थान की सबसे प्रमुख और समृद्ध बोलियों में से एक है। कौन सी मारवाड़ी बोली? क्या है सबसे प्रमुख और समृद्ध बोलियों में से एक है। कहाँ की? मारवाड़ी बोली। क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे पश्चिमी राजस्थान में, कहाँ मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, पाली, नागौर और जालोर जिले में बोली जाती है। कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी मतलब मारवाड़ी बोली। साहित्य की बात करें तो राजस्थानी साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी बोली में लिखा गया है। किसमें? मारवाड़ी बोली में साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिखा गया है, जिसमें हमारे वेली किशन रुक्मणी, मीराबाई के पद, डोला मारूरा दोहा, राजियारा दोहा, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं इस बोली में लिखी गई है। मारवाड़ी की बहुत सारी उपबोलियां हैं। उपबोली की बात करें क्षेत्र के अनुसार इसमें उपबोलियां बन जाती है। जैसे एक आती है हमारी मेवाड़ी। मेवाड़ी की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा मतलब मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है जिसमें हमारा सलूम्बर भी आता है अब, तो उन क्षेत्रों में हमारी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। महाना कुंभा के नाटक और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं इसी क्षेत्र में लिखी गई है। मतलब जो हमारी मेवाड़ी बोली में ही लिखी गई। कौन सी? हमारे महाना कुंभा के तो नाटक और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं। फिर आती है हमारी खेराड़ी उपबोली। ये हमारे शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। किसमें? हमारी शाहपुरा, भीलवाड़ा और बूंदी के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कौन सी? खेराड़ी उपबोली। ये हमारे मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। किसमें? खेराड़ी में। खेराड़ी में हमारे क्या? शाहपुरा, हमारे क्या मेवाड़ी, हाड़ौती और ढूंढाड़ी का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। फिर आती है हमारी गोडवाड़ी। गोडवाड़ी की बात करें तो पाली और जालोर में बोली जाती है गोडवाड़ी। नरपति नाल के द्वारा रचित जो बिसल देवरासु इसी बोली में लिखा गया है। किसमें? गौड़वाड़ी में हमारी बिसल देवरासु लिखा गया है। फिर आती है हमारी कौन सी? शेखावटी। शेखावटी की बात करें तो चूरू, सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है हमारी शेखावटी। कहाँ बोली जाती है? चूरू, सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है शेखावटी। और इस पर हमारे ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। किसमें? शेखावटी पे ढूंढाड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर आती है हमारी कौन सी? बागड़ी या फिर हमारे बीकानेरी या उत्तर मारवाड़ी की बात करें तो चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती है। कौन सी? बागड़ी। बात करें पंजाब सीमा के पास होने की वजह से इस पर हमारी पंजाबी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। किसमें? बागड़ी पे। थली की बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो हमारे जैसलमेर और बीकानेर में बोली जाती है। कौन सी? थली। थली की बात करते हमारे क्या? मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर और बीकानेर में बोली जाती है। फिर आती है हमारी देवड़ावाटी। ये हमारे कहाँ? सिरोही में बोली जाती है। कहाँ पे? सिरोही में बोली जाती है देवड़ावाटी, जो मुख्य रूप से सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है देवड़ावाटी, सिरोही। फिर आती है ढटकी। ढटकी की बात करें तो बाड़मेर और जैसलमेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, क्या? बाड़मेर और जैसलमेर का सीमावर्ती क्षेत्र है। ये और हमारे देखें तो सिंध मतलब पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं, उनमें प्रचलित हमारे ढटकी। तो इस तरह हमने उपबोलियां देखी किसकी? मारवाड़ी की। दूसरी बोली आती है हमारी कौन सी? ढूंढाड़ी बोली। तो ये हमारे पूर्वी राजस्थान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमुख बोली है, जिसे हम क्या है? जयपुरी बोली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? जयपुरी बोली भी कहा जाता है। क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, किशनगढ़, लावा, दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर। कौन कौन से क्षेत्र है? जयपुर, किशनगढ़, लावा, दौसा, सवाई माधोपुर और अजमेर के कुछ भागों में ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। साहित्य की बात करें तो दादू दयाल और उनके दादू संप्रदाय का जो भी अधिकांश साहित्य है, कि दादू दयाल और उनके जो दादू संप्रदाय के अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए हैं। किस बोली में लिखे गए हैं? ढूंढाड़ी बोली में। जैसे हमारे रज्जबवाणी, सरवंगी, सुंदर विलास, तो इस तरह के जो साहित्य हैं ये किस में लिखे गए हैं? हमारे ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए हैं। बात करें ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करें, ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करें, एक आती है हमारी कौन सी? हाड़ौती। तो हमारा कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जो हाड़ौती क्षेत्र है इसमें बोली जाती है। और इसके प्रसिद्ध कवि कौन थे? हमारे सूर्यमल मिश्रण। और उनकी रचनाएं क्या? हाड़ौती बोली में बोली गई है। फिर आती है तोरावटी। तोरावटी की बात करें तो हमारे तंवर वंश के जो हमारे शासक थे, तंवर वंश के जो हमारे शासक थे, तो उनके द्वारा जहाँ शासन किया गया था वो क्षेत्र हमारा था तोरावटी। तोरावटी क्षेत्र की बात करें तो कांतली नदी का जो अपवाद क्षेत्र है यही हमारा तोरावटी क्षेत्र कहलाता है, जो नीम का थाना क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। सीकर और झुंझुनू के कुछ हिस्से में ये हमारी तोरावटी बोली उपबोली बोली जाती है ढूंढाड़ी की। फिर आती है हमारी चौरासी। चौरासी की बात करें तो शाहपुरा जो जयपुर ग्रामीण के पास पड़ता है, ये
पहले जयपुर ग्रामीण एक अलग जिला था, लेकिन जयपुर ग्रामीण कोई जिला नहीं है, क्षेत्र है अब। तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के शाहपुरा क्षेत्र में और टोंक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है हमारे कौन-सी? चौरासी। नागरचौल की बात करें तो टोंक और सवाई माधोपुर के बीच में, या टोंक और सवाई माधोपुर के बीच में हमारे नागरचौल बोली जाती है। फिर बात करें काठेड़ी की, तो जयपुर के दक्षिणी भाग में, या जयपुर के दक्षिणी भाग में काठेड़ी बोली बोली जाती है। और राजावटी की बात करें तो दौसा के लोग होते हैं राजा, क्योंकि जयपुर के पहले राजा दौसा में रहते थे। इस तरह देखें तो कैसे भी याद कर सकते हो राजावटी की, तो जयपुर के पूर्वी भाग में राजावटी बोली बोली जाती है। अब वैसे हमारे नागरचौल को कैसे याद करोगे? क्योंकि टोंक में नगर नाम की जगह पे क्या है, हमारे बहुत सारे सिक्के मिले थे और टोंक को हमारे क्या है, जो हमारे रेड नामक एक जगह थी जिसे हम क्या है टाटा नगर भी कहते हैं। तो नगर कैसे भी याद कर सकते हो, टोंक और सवाईमाधोपुर में हमारे नागरचौल बोली उपबोली बोली जाती है किसकी? ढूंढाड़ी की। तो ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां हैं? हाड़ौती, तोरावटी, चौरासी, नागरचौल, काठेड़ी और राजावटी। इसके बाद आते हैं हमारी अगली बोली और हमारी कौन-सी? मालवी बोली। बोली का नाम है मालवी बोली की बात करें, तो यद्यपि यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश में बोली जाती है। लेकिन हमारे भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की वजह से, इसकी वजह से भौगोलिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की वजह से इसे राजस्थानी बोलियों के अध्ययन में शामिल किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, जिसमें हमारा उज्जैन, नीमच, रतलाम, इंदौर और मंदसौर। कौन-कौन सा? उज्जैन, नीमच, रतलाम, इंदौर, मंदसौर ये क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान के झालावाड़, प्रतापगढ़ के जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? मालवी बोली का। विशेषता की बात करें तो इस पर हमारे मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी बोली की बात करें तो इसमें हमारे मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। मालवी की बात करें तो मालवी की 2 उपबोलियाँ हैं। कितनी? मालवी की 2 उपबोलियाँ कौन-कौन सी? एक तो हमारी निमाड़ी है, दूसरी हमारी रांगड़ी है। निमाड़ी की बात करें तो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र जिसमें हमारा खंडवा, धार, खरगोन ये क्षेत्र आते हैं, इनमें बोली जाती है हमारे कौन सी? निमाड़ी। और इसे हमारे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। फिर हमारे रांगड़ी की बात करें तो मालवा क्षेत्र के राजपूतों की, किसकी? मालवा क्षेत्र के राजपूतों की कर्कश लेकिन ओजस्वीपूर्ण उपबोली है कौन सी? हमारी रांगड़ी, जिसमें हमारे क्या मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण देखने को मिलता है। किसका? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण देखने को मिलता है किसमें? रांगड़ी में। अगली बोली आती है वागड़ी बोली। ये दक्षिण राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ? दक्षिण राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो हम बागड़ी के बारे में बात करते हैं, इसका क्षेत्र हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में हमारे बागड़ी बोली बोली जाती है। बागड़ी बोली की विशेषताओं की बात करें तो गुजरात की सीमा से लगे होने के कारण, मतलब हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर क्या है, गुजरात की सीमा से लगे हुए हैं। इसी वजह से इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे गुजराती भाषा का इस पे है। साहित्य की बात करें तो संत मावजी की जो रचनाएं हैं जिसे हम चोपड़ा कहते हैं, क्या जो रचनाएं हैं संत मावजी की जिसे चोपड़ा कहा जाता है, ये बागड़ी बोली में ही लिखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्रसिद्ध जो भाषाविद थे हमारे जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, उन्होंने बागड़ी को भीली बोली कहा। आप इसे याद रखेंगे, भीली बोली कहा किसने? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। किसको? बागड़ी बोली को। मेवाती बोली की बात करें तो अगली पांचवी बोली आती है हमारे कौन सी? मेवाती बोली। इसकी बात करें तो मेवात क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता है वहां पे बोली जाती है हमारी कौन सी? मेवाती बोली। क्षेत्र की बात करें तो अलवर और भरतपुर जिले में हमारी मेवाती बोली बोली जाती है। साहित्य की बात करें तो चरणदासी संप्रदाय है। कौन सा? चरणदासी संप्रदाय मतलब संत चरणदास जी और उनके शिष्य हैं जो हमारे दयाबाई और हमारे सहजोबाई है। कौन कौन सी 2 शिष्या हमारे? दयाबाई और सहजोबाई है 2 शिष्या। और हमारे लालदासी संप्रदाय, इनका संपूर्ण इतिहास मेवाती बोली में ही लिखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, चरणदासी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय, इन दोनों का संपूर्ण इतिहास क्या है? हमारी मेवाती बोली में ही लिखा गया है। विशेषता की बात करते हैं राजस्थानी और हिंदी, जिसमें हमारी ब्रज भाषा की आती है, तो राजस्थानी और हिंदी इन दोनों के बीच में हमारे सेतु या पुल की तरह कार्य करती है कौन सी? मेवाती बोली। छठी बोली आती है हमारी कौन सी? अहीरवाटी बोली। कौन सी? अहीरवाटी बोली की बात करें तो इसे राठी बोली भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। तो गग्गर राठी अलग चीज है। तो राठी बोली भी कहा जाता है हमारे अहीरवाटी को। तो हमारे अहीर मतलब जो यादव है, अहीर मतलब यादव, इनका बाहुल्य क्षेत्र की बोली कौन सी? हमारी अहीरवाटी। क्षेत्र की बात करें तो कोटपुतली जयपुर से लेके बहरोड और मुंडावर अलवर तक का क्षेत्र, क्या हमारे कोटपुतली जयपुर से लेके बहरोड मुंडावर अलवर तक का क्षेत्र हमारे जहाँ पे अहिरवाटी बोली बोली जाती है। और इसी क्षेत्र को इसी वजह से राठ क्षेत्र कहा जाता है। तो बात करें कहाँ राठ क्षेत्र कहाँ कौन सा होगा? कोटपुतली जयपुर से लेके बहरोड और मुंडावर अलवर तक का क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। इसी वजह से यहाँ पे अहिरवाटी बोली बोली जाती है। तो ये हरियाणा की सीमा से लगता हुआ इलाका है। ये इलाका क्या है? हरियाणा
की सीमा से लगता हुआ इलाका है। साहित्य की बात करें तो शंकर राव द्वारा, किसके द्वारा? शंकर राव के द्वारा तो भीम विलास और मुंडावर के नवाब जो अलीबख्श है, उनके अलीबख्शी ख्याल तो लोकनाट्य इसी अहिरवाटी बोली में रचे गए हैं। किसमें? अहिरवाटी बोली में रचे गए। कौन सा? हमारे अलीबख्शी ख्याल जो एक क्या है? लोकनाट्य है। किसका? हमारे मुंडावर के नवाब अलीबख्श का। फिर बात करें हमारे शंकर राव के द्वारा कौन सी? भीम विलास, ये भी हमारे आहिरवाटी बोली में रचे गए हैं। तो इस तरह हमने राजस्थान की बोली के बारे में काफी डिटेल से देख लिया। अब हम राजस्थान के साहित्य का वर्गीकरण देखेंगे। इससे पहले हमने बोली का वर्गीकरण देखा था। अब क्या साहित्य का वर्गीकरण देखेंगे। तो राजस्थानी साहित्य को समय और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर क्या राजस्थानी साहित्य को समय और तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर 4 मुख्य कालों में बांटा गया है। और 4 काल कौन-कौन से हैं? पहला काल था हमारा प्राचीन राजस्थानी साहित्य काल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। तो प्राचीन राजस्थानी साहित्य काल की बात करें तो इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसका समय था हमारा 1050 से 1450 के बीच में। कब से कब तक? 1050 से 1450 के बीच में हमारे वीर गाथा काल। बात करें पृष्ठभूमि की, तो ये वो समय था जब राजस्थान को लगातार विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। राजस्थान को क्या? लगातार विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में योद्धाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, ऐसे में क्या हमारे योद्धाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए सारण और भाट कवियों ने, किसने? सारण और भाट कवियों ने वीर नायकों की प्रशंसा में, किसमें? वीर नायकों की प्रशंसा में साहित्य रचा था। इसलिए इसे क्या? वीर गाथा काल कहा जाता है। बात करें इसके प्रमुख उदाहरणों की, तो इसमें हमारी एक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? हमारे रणमल छंद। जो पुस्तक किसने लिखी? श्रीधर ने। श्रीधर ने हमारे रणमल छंद नामक एक पुस्तक लिखी थी। विवरण की बात करें तो रणमल क्या है? रणमल राठौड़ गुजरात की इडर रियासत का राजा था। इसके बाद अनुसार देखें तो रणमल राठौड़ क्या था? हमारे गुजरात की इडर रियासत का राजा था। और उसने पाटन जो गुजरात है उसके सूबेदार जफर खां को युद्ध में हराया था। किसको? पाटन गुजरात के सूबेदार जफर खां को युद्ध में हराया था। श्रीधर ने क्या? राजा रणमल की इसी वीरता पर ये पुस्तक लिखी है। श्रीधर ने जो राजा रणमल थे इनकी वीरता पर ये पुस्तक लिखी थी। अगला काल आता हमारा कौन सा? पूर्व मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य काल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है। कौन सा? पूर्व मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य काल, मतलब जिसे भक्ति काल भी कहा जाता है। ये काल था हमारा 1450 से 1650 तक। पृष्ठभूमि की बात करें तो इस दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, किसके द्वारा? विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा बड़े पैमाने पर मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। किसको तोड़ा जा रहा था? मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था और धर्मांतरण पर दबाव बनाया जा रहा था। इसीलिए हताश होकर समाज क्या? संतों और ईश्वर की शरण में चला गया। सारा का सारा समाज कहाँ चला जाता है? संतों और ईश्वरों की शरण में चला जाता है। और इस काल में आध्यात्मिक और भक्ति से जुड़ा साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया था। किससे? आध्यात्मिक और भक्ति से जुड़ा साहित्य सबसे ज्यादा लिखा गया था। इसलिए इसे क्या? भक्ति काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भक्ति काल कहा जाता है। प्रमुख रचनाओं और उदाहरणों की बात करें तो इसमें हमारे प्रमुख रचना थी नागदमन रुक्मणी हरण। क्या? नागदमन और रुक्मणी हरण इसकी प्रमुख रचनाएं थी। जिसके लेखक कौन थे? हमारे गुजरात के सयाजी झूला। आप इसे याद रखेंगे, नागदमन रुक्मणी हरण के लेखक कौन थे? सयाजी झूला, जो कहाँ के थे? गुजरात के। अगली हमारी रचना थी कौन सी? रामरासो। कौन सी रचना है? रामरासो, जिसके लेखक कौन है? माधोदास। आप इसे याद रखेंगे कि माधोदास ने क्या रचना की थी? रामरासो की। और नागदमन और रुक्मणी हरण की रचना किसने की थी? गुजरात के सयाजी झूला ने। फिर अगला काल आता है कौन सा? उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य। कौन सा? उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य की बात करें जिसे नीति और श्रृंगार काल कहा जाता है। क्या? नीति एवं श्रृंगार काल कहा जाता है। ये हमारे 1650 से 1850 के बीच का काल है। क्या? हमारे 1650 से 1850 के बीच का काल है। पृष्ठभूमि की बात करें तो मुगलों और राजपूतों के बीच में क्या इस समय हमारे क्या मुगल और राजपूतों के बीच में संधियां हो जाती है। और इन संधियों के बाद का ये समय अपेक्षाकृत शांति का काल था। इसमें हमारे कोई भी युद्ध नहीं हो रहे थे। युद्ध क्या कम होने के कारण, उस समय क्या युद्ध कम से कम हो रहे थे। और युद्ध कम होने के कारण साहित्यकारों ने समाज को नैतिक शिक्षा मतलब नीति देने और प्रेम कहानियां मतलब श्रृंगार पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसलिए इसे क्या कहा गया? नीति एवं श्रृंगार का काल कहा गया। क्या कहा गया? नीति एवं श्रृंगार का काल कहा गया। तीसरा काल था कौन सा हमारा? उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य काल। अब इस समय की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं थी इन उनकी बात करें तो रचनाओं की बात करें तो रघुनाथ रूपक। कौन सी? रघुनाथ रूपक, जिसके लेखक कौन थे? मंछाराम। रघुनाथ रूपक के लेखक कौन थे? मंछाराम। दूसरी हमारी थी राजियारा दूहा, जिसके लेखक कौन थे? कृपाराम खिड़िया। आप इसे याद रखेंगे, राजियारा दूहा के लेखक कौन थे? कृपाराम खिड़िया। खास बात देखें तो कृपाराम जी हमारे सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। कृपाराम जी कौन थे? हमारे सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी विद्वान थे। और राजिया उनके एक वफादार नौकर या सेवक का नाम था, जिसे अमर करने के लिए उन्होंने क्या अपनी नीति के दोहे उन्हें ही संबोधित करके लिखे थे।
अपने नीति के दोहे उन्हें संबोधित करके लिखे थे राजियारा दोहा। चौथा आता हमारा कौन सा, आधुनिक राजस्थानी साहित्यकार, जिसे राष्ट्रवादी काल भी कहा जाता है। क्या राष्ट्रवादी आधुनिक राजस्थानी साहित्य काल की बात करें जिसे राष्ट्रवादी काल भी कहा जाता है। ये 1850 से लेकर अब तक का काल है। क्या 1850 से लेकर अब तक चल रहा है। पृष्ठभूमि की बात करें तो अंग्रेजों के शासन, क्या अंग्रेजों के शासन और उनके विरुद्ध उठती हुई जो आवाजें थी, वो वाला समय था ये वाला। तो इसकी बात करें तो विद्वानों ने अपनी कलम से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाई थी और लोगों में राष्ट्रवाद का संचार अपने साहित्य के माध्यम से किया था। इसलिए इसे क्या हमारे राष्ट्रवादी काल कहा जाता है। इसलिए इसे क्या राष्ट्रवादी काल भी कहा जाता है। प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाओं की बात करें, इस समय के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं कौन कौन सी उनकी बात करें। इसमें नंबर 1 पे आते हैं कौन, हमारे सूर्यमल मिशन। या सूर्यमल मिश्रण नहीं है, ध्यान रखना मिशन है ये। तो बूंदी के राजा रामसिंह के दरबारी कवि थे कौन, सूर्यमल मिशन। इनके पत्रों से हमारे 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। तो इन्होंने पत्र लिखे थे, पत्राचार किए थे, तो पत्रों से हमें क्या 1857 क्रांति में जो बूंदी और राजस्थान के राजाओं के द्वारा किए गए योगदान थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर बात करें वीर सतसई, इनके द्वारा कौन सी ग्रंथ लिखा गया, वीर सतसई। सतसई मतलब 700, तो इसमें वीरता जगाने वाले 700 दोहे लिखे गए हैं। किसमें, वीर सतसई में वीरता जगाने वाले 700 दोहे लिखे गए हैं। फिर बात करें वंश भास्कर की, तो इसमें हमारा बूंदी राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा गया है। किसमें, वंश भास्कर ने। बात करें इसे हमारे सूर्यमल मिश्र ने शुरू तो किया था लेकिन खत्म नहीं किया। खत्म किसने किया, उनके दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र मुरारी दान ने इसे पूरा किया था। वंश भास्कर को पूरा करने का कार्य किसने किया था, मुरारी दान ने। बात करें सूर्यवंश मिशन की और पुस्तकें, तो बलवंत विलास, सती रासो, छंदमयुग और राम रंजाट। कौन कौन सी, बलवंत विलास, सती रासो, छंदमयुग और राम रंजाट हमारी सूर्यवंश मिश्रण की रचनाएं हैं। अगले लेखक आते हैं हमारे कौन, शंकरदान सामोर। तो शंकरदान सामोर की बात करें, इन्होंने लिखा था अंग्रेजारी नीत और देव दर्पण। अंग्रेजारी नीत और देव दर्पण की बात करें तो ये दोनों की दोनों पुस्तकें स्पष्ट रूप से अंग्रेजों की जो नीतियां उनके खिलाफ लिखी गई थी। फिर एक शक्ति सुजस की बात करें, इसमें माता जो शक्ति या देवी की पूजा और महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें माता की पूजा और महिमा का वर्णन किया गया है। किसमें, हमारी शक्ति सुजस में। तो भगीरथी महिमा की बात करें, भगीरथी महिमा की बात करें तो इसमें पवित्र गंगा नदी के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। किसकी, पवित्र गंगा नदी के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे, भगीरथी महिमा से। अब हम देखेंगे हमारे प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य के बारे में। तो पहली पुस्तक आती है हमारी कौन सी, भरतेश्वर बाहुबली घोर। पहली पुस्तक का नाम आता है हमारे भरतेश्वर बाहुबली घोर, जो किसने लिखी, वज्रसेन सूरी ने। बात करें इस पुस्तक की तो ये राजस्थानी साहित्य का सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। ये राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। और इसमें हमारे जैनों के प्रथम तीर्थंकर जो हमारे भगवान ऋषभ देव जी थे, इनके पुत्र भरत और बाहुबली की जानकारी देखने को मिलती है। किस पुस्तक से, भरतेश्वर बाहुबली घोर। सबसे पुरानी यही पुस्तक है। फिर आते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। दूसरी पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक कौन है, शालिभद्र सूरी। जिसके लेखक कौन है, शालिभद्र सूरी। तो 1184 ईस्वी में रचित यह ग्रंथ सन मतलब वर्ष का उल्लेख करने वाले पहला राजस्थानी साहित्य माना जाता है। मतलब ऐसा राजस्थानी साहित्य जिसमें हमारे सन के बारे में बताया गया है कि ये पुस्तक कब लिखी गई है। तो प्राचीनतम पुस्तक हमारी कौन सी, हमारे भरतेश्वर बाहुबली रास कब लिखी गई थी, 1184 में। तो इसमें भी हमारे भरत और बाहुबली की जानकारी देखने को मिलती है। फिर बात करें हमारे जिनराज सूरी के द्वारा लिखी गई थी शालिभद्र रास और कव्यन्ना रास। क्या शालिभद्र रास और कव्यन्ना रास दोनों की दोनों हमारे जैन धर्म की कहानियों पर आधारित पुस्तक है। क्या जैन धर्म की कहानियों पर आधारित पुस्तक है दोनों के दोनों, कौन कौन सी, शालिभद्र रास और कव्यन्ना रास। फिर बात करें जिनसर राज सूरी की, एक और है गस्सु कमाल। कि गस्सु कमाल भी हमारे क्या जिनराज सूरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी हमारे जैन धर्म की कहानियों पर आधारित पुस्तक है। फिर आता है सुमति गणी। क्या अगले लेखक आते हैं हमारे को, सुमति गणी, जिन्होंने लिखा था नेमिनाथ रास। तो जैन साहित्य की पुस्तक है सुमति गणी। क्या एक जैन साधु थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, कौन सी, नेमिनाथ रास। माणिक्य सुंदर सूरी की बात करें, किसकी, माणिक्य सुंदर सूरी की बात करें, इन्होंने लिखी है हमारे पृथ्वीराज वाग विलास। क्या, पृथ्वीराज वाग विलास और एक हमारे मलय सुंदरी कथा। क्या दो लिखी है इन्होंने, कौन कौन सी, पृथ्वीराज वाग विलास और मलय सुंदरी कथा। ये दोनों के दोनों क्या प्राचीन राजस्थानी, हमारे पृथ्वीराज वाग विलास तो प्राचीन राजस्थानी साहित्य का ग्रंथ है और मलय सुंदरी कथा क्या प्राचीन राजस्थानी कथा साहित्य है। फिर आता है हमीर महाकाव्य, ये किसने लिखे, नयनचंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य किसने लिखा है, नयनचंद्र सूरी ने। रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान का इतिहास है इसके अंदर, हमीर महाकाव्य के अंदर। लेखक थे हमारे कौन, जो नयनचंद्र सूरी।
ये लेखक क्या थे हमारे? ग्वालियर के राजा वीरमदेव के दरबारी विद्वान थे। कौन? हमारे नयनचंद्र सूरी। अगला पुस्तक आती है हमारे कौन सी? विजयपाल रासो। जो किसने लिखे? नल्ल सिंह ने। तो बयाना भरतपुर के राजा विजयपाल जादौन की ऐतिहासिक जानकारी में देखने को मिलती है। किसमें? हमारे विजयपाल रासो में। किसने लिखे थे? नल्ल सिंह ने। तो हमारे किसकी जानकारी मिलती है? बयाना, जो भरतपुर के अंदर पड़ता है, उसके राजा विजयपाल जादौन की ऐतिहासिक जानकारी देखने को मिलती है। फिर आते हैं हमारे कौन से? शत्रुसाल रासो। क्या? शत्रुसाल रासो। ये किसने लिखी है? डूंगरसी ने। तो डूंगरसी ने हमारे शत्रुसाल रासो लिखी है। बूंदी के राजा शत्रुसाल का ऐतिहासिक वर्णन देखने को मिलता है किसमें? शत्रुसाल रासो में। फिर आता हम्मीर रासो। हम्मीर रासो किसने लिखी है? सारंगधर ने। तो रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान पे आधारित है ये ग्रंथ। कौन सा? हम्मीर रासो। किसने लिखे थे? हमारे सारंगधर ने। अगली बार पुस्तक आती है हम्मीर रासो। क्या हम्मीर रासो एक और हम्मीर रासो है? तो इसकी बात करें, किसने लिखी? महेश ने। ये भी हमारे क्या? रणथंभौर के राजा जो हम्मीर देव चौहान है उस पर आधारित पुस्तक है। कौन सी? हम्मीर रासो। तो आप इसे याद रखेंगे, सारंगधर ने, जोधराज ने, महेश ने, इन तीनों ने हमारे क्या? हम्मीर रासो पुस्तक लिखी है। बात करें ये हमीर देव चौहान की, तो रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान का इतिहास देखने को मिलता है हमारे जोधराज की हमीर रासो से। ये हमारे अहिरवाटी मतलब राठी भाषा में रचित है, जो कोटपुतली से बहरोड के बीच में बोली जाती है। जोधराज क्या? हमारे नीम राणा के राजा चंद्रबाज चौहान के दरबारी कवि थे। आप इसे याद रखेंगे। फिर बात करेंगे हमीर बंधन। तो अमृत कैलाश के द्वारा लिखी गई थी हमीर बंधन। तो रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान पर रचित ग्रंथ है। कौन सा? हमीर बंधन। फिर आता है हम्मी रायण। हम्मी रायण की बात करें तो भांडू व्यास ने लिखी थी हम्मी रायण। रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है किसमें? भांडू व्यास की हम्मी रायण से। कुमार रासो की बात करते हैं, किसने लिखी है? दलपत विजय ने। कुमार रासो किसने लिखी है? दलपत विजय ने। तो मेवाड़ के बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक का विस्तृत इतिहास देखने को मिलता है किसमें? कुमार रासो में। और बप्पा रावल ने अंतिम समय में संन्यास लेकर पुत्र कुमार को राजा बनाया था। ये भी बताया था किसमें? किससे पता चलता है? कुमार रासो में। तो बप्पा रावल ने जब अपने अंतिम समय में संन्यास लिया था, तो किसे राजा बनाया? अपने पुत्र कुमार को। राणा रासो की बात करते हैं, किसने लिखी है? दयाल ने। तो मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर जय सिंह तक के इतिहास की जानकारी मिलती है किसमें? राणा रासो में। फिर आते हैं अमर सागर, जिसे अमर रासो भी कह सकते हैं। तो ये किसने लिखी थी? जीवधर ने। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और उनके बेटे या उनके बेटे जो अमर सिंह प्रथम है, उनकी ऐतिहासिक जानकारी देखने को मिलती है किससे? अमर सागर से, जिसे अमर रासो भी कह सकते हैं। फिर आता है जवान रासो। जवान रासो किसने लिखी है? हमारे सीताराम रत्नू ने। किसने लिखी है? सीताराम रत्नू ने हमारे जवान रासो लिखी है। मेवाड़ के महाराणा जवान सिंह का इतिहास देखने को मिलता है किसमें? जवान रासो में। फिर आते हैं हमारे मानचरित रासो। ये किसने लिखे? नरोत्तम ने। मानचरित रासो किसने लिखे? नरोत्तम ने। तो मेवाड़ मतलब जयपुर की बात करें, तो मेवाड़ के महाराजा जो मानसिंह है, इसका ऐतिहासिक वर्णन देखने को मिलता है किसमें? मानचरित रासो में। फिर आता है कायम रासो। कायम रासो की बात करें, तो न्यामत खां ने लिखी है। न्यामत खां जिसे कवि जान के नाम से जाना जाता है। तो फतेहपुर के कायम खानी वंश का इतिहास देखने को मिलता है किसमें? हमारे कायम रासो में। इसमें हमारे चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। इसी में हमारे क्या? चौहानों को ब्राह्मण बताया गया है। और कायम खानी मूलतः क्या थे? चौहान राजपूत हुआ करते थे। फिर आते हैं बुद्धि रासो। ये किसने लिखे? जल्ल ने। जल्ल ने हमारे बुद्धि रासो लिखे। जो हमारे जैन धर्म से संबंधित साहित्य कौन सा? बुद्धि रासो। बुद्धि विलास की बात करें तो बख्त राम ने हमारे बुद्धि विलास नामक पुस्तक लिखी है। और इसमें हमारे क्या? जयपुर शहर की स्थापना की ऐतिहासिक जानकारी देखने को मिलती है किसमें? बुद्धि विलास में जयपुर शहर की स्थापना की जानकारी मिलती है। तो किसने लिखी थी? बख्तराम शाह ने। आप इसे याद रखेंगे, इसमें शाह शब्द था, बख्तराम शाह। फिर बात है ढोला मारूरा दोहा। किसने लिखी है? कवि कल्लोल ने। कवि कल्लोल ने ढोला मारूरा दोहा लिखी है। नरवर मध्य प्रदेश के राजकुमार ढोला थे, और पुगल बीकानेर की राजकुमारी मारुति। इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में जानकारी मिलती है ढोला मारूरा दोहा से। फिर आती है हमारे ढोला मारूरी चौपाई। क्या ढोला मारूरी चौपाई की बात करें, ये किसने लिखी है? कुशल लाभ ने। किसने? कुशल लाभ ने ये पुस्तक लिखी है। और ढोला और मारू की प्रेम कहाता का वर्णन इसमें किया गया है। फिर ढोला मारूरी बात की बात करें तो खुशाल चंद्र ने ये पुस्तक लिखी है। हमारे ढोला नरवर के राजा थे और मारू कल की राजकुमारी थी। दोनों के बीच की प्रेम कहानी के बारे में ढोला मारूरी बात में बताया गया है। फिर गुणसागर किसकी बात करें? महाराजा अजीत सिंह की बात करें तो हमारी इसमें 3 पुस्तकें लिखी हैं, गुणसागर, गजउद्धार और भावविरही। आप इसे याद रखें, गुणसार, गज उद्धार और भावविरही, ये हमारी 3 पुस्तकें लिखी हैं महाराजा अजीत सिंह ने। तो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने खुद ने ये तीनों रचनाएं की है। फिर आते हमारे कृष्णदास जस। हमारे कृष्णदास जस क्या? शेर सिंह। शेर सिंह ने लिखे रामकृष्ण जस। पुस्तक का नाम है रामकृष्ण जस। तो जोधपुर के महाराजा विनय सिंह
क्या? जोधपुर के राजा विजय सिंह के राजकुमार शेर सिंह के द्वारा रचित है ये पुस्तक कौन सी? रामकृष्ण जस। फिर महाराजा जोरावर सिंह के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, वैदकसार और पूजा पद्धति। कौन-सी? वैदकसार और पूजा पद्धति की बात करें तो बीकानेर के राजा जोरावर सिंह के द्वारा रचित है कौन-सी? वैदकसार और पूजा पद्धति। फिर आता है महाराजा हमारे हरि सिंह, उनके द्वारा रचित है हमारा रसिक चमन। तो मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह के द्वारा रचित है रसिक चमन। बात करें छत्र कुंवरी की तो प्रेम विनोद उन्होंने पुस्तक लिखी है। किशनगढ़ के राजा सावन सिंह की पौत्री थी, राजकुमारी थी छत्र कुंवरी, उनके द्वारा रचित हमारे कौन सी? प्रेम विनोद। फिर महेश रतन सिंह राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, इसकी बात करें तो किसने लिखी? जग्गा खेड़िया ने। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका की बात करें तो धर्मत का युद्ध हुआ था हमारे 15 अप्रैल 1658 को। उसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए जो रतलाम के राजा थे रतन सिंह राठौड़, उनके शौर्य का वर्णन किया गया था किसमें? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका में। फिर आता हमारा कुंभकर्ण साधु। क्या था? कुंभकर्ण साधु की रचना थी हमारी कौन सी? रतन रासो। कुंभकर्ण साधु की रचना थी कुंभकर्ण रतन रासो। तो रतलाम के राजा थे रतन सिंह की जानकारी मिलती है। रतलाम के राजा रतन सिंह की जानकारी इसमें मिलती है। और रतन सिंह क्या थे? राजस्थान के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन पर वचनिका और रासो दोनों ही लिखे गए हैं। क्या रतन सिंह पे हमारी वचनिका तो कौन सी थी? राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका और एक थी रतन रासो। फिर आते अचलदास खिचरी वचनिका। क्या अचलदास खिचरी वचनिका की बात करें किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। तो गागरोन के शासक थे अचलदास खिची, इनका ऐतिहासिक वर्णन मिलता है इसमें। फिर बात करें हमारे केशवदास गार्डन की। केशवदास गार्डन ने हमारे 3 पुस्तकें लिखी है। एक तो गजगुण रूपक, अमर सिंह का दोहा और विवेक वार्ता। कौन-कौन सी? गजगुण रूपक, अमर सिंह का दोहा और विवेक वार्ता। गजगुण रूपक की बात करें तो जोधपुर के राजा गज सिंह का वर्णन है। लेखक क्या? गज सिंह के दरबारी विद्वान थे कौन? केशवदास गार्डन। तो उन्होंने गज सिंह का वर्णन किया है। फिर बात करें अमर सिंह का दोहा तो नागौर के राजा अमर सिंह का वर्णन किया गया है। क्या? नागौर के राजा अमर सिंह का वर्णन किया गया है। और राजा गज सिंह ने अनारा बेगम के प्रभाव में आके अपने बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर भेज दिया था। तो आप इसे याद रखेंगे। तो किसके? राजा गज सिंह ने क्या? अपनी बेगम तो अनारा बेगम थी, उनके प्रभाव में आके अपने बड़े बेटे अमर सिंह को कहा? नागौर भेज दिया था। विवेक वार्ता की बात करें तो उपनिषदों पर लिखी गई टीका है। किस पे? उपनिषदों पर लिखी गई टीका है विवेक वार्ता। मतलब उपनिषदों का संक्षिप्त सार है। तो 3 पुस्तकें लिखी केशवदास गार्डन ने। कौन-कौन सी? गजगुण रूपक, अमर सिंह का दोहा, विवेक वार्ता। बात करें हमारे दुरसाहड़ा की। इसकी दुरसाहड़ा की बात करें तो इन्होंने 3 किताबें लिखी है। कौन-कौन सी? विरुद्ध छतहरी, केतार बावनी और वीरमदेव सोलंकी का दोहा। कौन-कौन सी? विरुद्ध छतहरी, केतार बावनी और वीरमदेव सोलंकी का दोहा। विरुद्ध छतहरी की बात करें तो इस ग्रंथ में मेवाड़ के महाराणा प्रताप की 76 उपाधियों का वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप की कितनी? 76 उपाधियों का वर्णन मिलता है। किरतार बावनी की बात करें तो तत्कालीन समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है हमारे किसमें? किरतार बावनी में। बात करें वीरमदेव सोलंकी का दोहा की तो मेवाड़ के सेनापति वीरमदेव सोलंकी की ऐतिहासिक जानकारी देखने को मिलती है किसमें? वीरमदेव सोलंकी का दोहा में। फिर आता है कृष्णाजी आडा। कृष्णाजी आडा की बात करें इन्होंने लिखी है भीम विलास। तो मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह का वर्णन देखने को मिलता है किसमें? भीम विलास में। भीम विलास में क्या? भीम विलास में हमारे मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का वर्णन देखने को मिलता है। फिर आते कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है? ईश्वरी विलास महाकाव्य। ये ईश्वरी विलास महाकाव्य की बात करें तो जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किससे? हमारे ईश्वरी विलास महाकाव्य से, जो किसने लिखी है? कृष्ण भट्ट ने। फिर खेतसी सांधु की बात करें इन्होंने लिखी भाषा भारत। क्या भाषा भारत हमारी किसने लिखी है? खेतसी सांधु ने। ये हमारे राजस्थानी तो डिंगल भाषा में महाभारत का अनुवाद है। क्या राजस्थानी ये या फिर डिंगल भाषा में महाभारत का अनुवाद है क्या? भाषा भारत। इसने लिखी खेतसी सांधु ने। फिर मेहाजी गोदारा की बात करें इन्होंने रामायण लिखी है। मेहाजी गोदारा ने क्या? रामायण लिखी है। राजस्थानी भाषा में रामायण का अनुवाद किया गया किसने? मेहाजी गोदारा ने। आप इसे याद रखेंगे। तो ये सभी साहित्य क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लगातार आते रहते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें हमारे अगला आते हैं मुरारी दान। कौन आते हैं? मुरारी दान की बात करें मुरारी दास दान नहीं मुरारी दास, इन्होंने लिखा जसवंत जसोभूषण। कौन सी पुस्तक लिखी है? जसवंत जसोभूषण की बात करें तो जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह सेकंड, इसका वर्णन मिलता है हमारे किसमें? जसवंत जसोभूषण में। और इस ग्रंथ में राजस्थानी साहित्य में सर्वाधिक अलंकारों का उपयोग किया गया। किसका? सर्वाधिक अलंकारों का उपयोग किया गया किसमें? जसवंत जसोभूषण में। फिर आते हैं जोगीदास। जोगीदास ने लिखी है हरि पिंगल प्रबंध। कौन सी? हरि पिंगल प्रबंध लिखी है जोगीदास ने। प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन ऐतिहासिक वर्णन देखने को मिलता है किसमें? हरि पिंगल प्रबंध में।
बात करें बादल ढाडी की, बादल ढाडी ने लिखी वीरमायण, आप इसे याद रखेंगे, बादल ढाडी की वीरमायण। तो मारवाड़ के राजा मल्लिनाथ जी और उनके बेटे जगमाल, भाई वीरमदेव, जो जोगियों के खिलाफ वीर गति को प्राप्त हो गए थे, कौन, भाई वीरमदेव और गोगादेव, जिन्होंने क्या पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। इन सब का इतिहास देखने को मिलता है किसमें, वीरमायण में। तो हमारे किस किस का इतिहास देखने को मिलता है, हमारे मारवाड़ के राजा मल्लिनाथ जी, उनके बेटे जगमाल, उनके भाई वीरमदेव और गोगादेव, इन सब का इतिहास देखने को मिलता है किसमें, वीरमायण में। फिर आती है हमारे को नंदराम की दो पुस्तकें, कौन कौन से, जगविलास और शिकार भाव। कौन कौन से, जगविलास और शिकार भाव की बात करें तो जगविलास की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड का ऐतिहासिक वर्णन देखने को मिलता है। और ये जगविलास क्या थे, हमारे जगत सिंह सेकंड के दरबारी विद्वान थे। शिकार भाव की बात करें तो इस ग्रंथ में हमारे शिकार मतलब हंटिंग से संबंधित विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है, जो किसने लिखी है, नंदराम ने। फिर साईदान की बात करें, जिन्होंने पुस्तक लिखी है संवत्सार, साईदान की पुस्तक है संवत्सार। तो इसमें हमारे वर्षा मतलब रेनफॉल या मानसून के संबंधित जानकारी देखने को मिलती है संवत्सार में। फिर आता है हमारा सुजान चरित, किसने लिखे, सुदन ने, सुदन ने लिखे हमारे सुजान चरित। तो भरतपुर के महाराजा सूरजमल के इतिहास की जानकारी मिलती है किसमें, सुजान चरित में। फिर सुरजनदास पुनिया की बात करें, सुरजनदास पुनिया की बात करें, इन्होंने अनिरुद्ध उषा पुराण लिखी है, क्या अनिरुद्ध उषा पुराण के बारे में बताया। तो भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध और उनकी पत्नी थी उषा, उसकी कथा पे आधारित हमारे कौन सी, अनिरुद्ध उषा पुराण, जो किसने लिखी, सुरजनदास पुनिया ने। फिर बख्तावर जी आते हैं, जिन्होंने लिखी केहर प्रकाश। बख्तावर जी की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी केहर प्रकाश। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय की जानकारी मिलती है हमारे किससे, केहर प्रकाश से, जिसके लेखक कौन थे, हमारे बख्तावर जी, जो हमारे महाराणा स्वरूप सिंह के दरबारी विद्वान भी थे बख्तावर जी। फिर हंसावली की बात करें तो असायत ने लिखी है हंसावली, जो हमारे मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य की रचना थी। कौन सी, हंसावली, क्या मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य की रचना है हंसावली, किसने लिखी है, असायत ने। फिर आता अमरनाथ जोगी, अमरनाथ जोगी ने लिखी है गलागैन, क्या गलागैन हमारी अमरनाथ जोगी की रचना है। इस पुस्तक में हमारे जोगी संप्रदाय के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। हरिनाथ की बात करें तो हरिनाथ ने लिखी केसरी सिंह समर, केसरी सिंह समर किसने लिखे, हरिनाथ ने। तो खंडेला सीकर ठिकाने के सामंत केसरी सिंह का ऐतिहासिक वर्णन देखने को मिलता है किसमें, केसरी सिंह समर में। फिर आता देवकर्ण, देवकर्ण की बात करें तो इन्होंने वाराणसी विलास, कौन सी पुस्तक लिखी है, वाराणसी विलास पुस्तक लिखी है, किसने, देवकर्ण ने। तो पिंगल शैली में रचित ग्रंथ है ये हमारे क्या पिंगल शैली में रचित ग्रंथ है। लेखक है हमारे कौन, देवकर्ण। तो देवकर्ण क्या, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड के दीवान थे। कि महाराणा जगत सिंह सेकंड के मेवाड़ के महाराणा थे, उनके दीवान थे कौन, देवकर्ण। उन्होंने वाराणसी विलास लिखी है, और किस शैली में लिखी है, पिंगल शैली में। प्रिया विनोद, जो किसने लिखी है, मुरलीधर ने। मुरलीधर ने दो पुस्तकें लिखी, कौन कौन सी, एक तो त्रिया विनोद और एक अश्वमेध यज्ञ। क्या, एक तो हमारे त्रिया विनोद है और एक हमारे क्या, अश्वमेध यज्ञ है। मुरलीधर की बात करें तो इन्होंने दो पुस्तकें लिखी है। तो त्रिय विनोद क्या है, राजस्थानी साहित्य की रचना है। लेखक क्या, कोठारी के सामंत उदयभान के दरबारी विद्वान थे। जो मुरलीधर है ये क्या थे, हमारे कोठारी के सामंत थे, उनके दरबारी विद्वान थे। और हमारे अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो राजस्थानी साहित्य की रचना है अश्वमेध यज्ञ। बात करें मेरुतुंग की, मेरुतुंग हमारे जो अगले विद्वान है मेरुतुंग, उन्होंने लिखी थी प्रबंध चिंतामणि, पुस्तक का नाम है प्रबंध चिंतामणि। बात करें इनकी तो अजमेर दिल्ली के सम्राट, अजमेर या फिर दिल्ली के जो सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान, इसकी ऐतिहासिक जानकारी देखने को मिलती है किसमें, प्रबंध चिंतामणि में, किसने लिखी थी, मेरू तुंग ने। फिर आते हैं हेमचंद्र, हेमचंद्र ने पुस्तक लिखी थी महावीर चरित्र। या महावीर चरित्र किसने लिखी थी, हेमचंद्र ने। इस पुस्तक से हमारे कुमारपाल चालुक्य की जानकारी मिलती है, किसकी, कुमारपाल चालुक्य की जानकारी मिलती है किससे, महावीर चरित्र से। फिर आता है हरिभद्र सूरी की पुस्तक सम्राट कहा से। सम्राट कहा की बात करें तो उज्जैन के राजा सम्रादित्य के जीवन और इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है किसमें, सम्राट कहा में। तो पल्हड़ की बात करें तो पल्हड़ ने लिखी थी नेमिनाथ बारहमासा, नेमिनाथ बारहमासा किसने लिखी, पल्हड़ ने। तो जैन कवि पल्हड़ के द्वारा रचित साहित्यिक ग्रंथ है नेमिनाथ बारहमासा। फिर आता कुशलधीर, कुशलधीर की बात करें तो इसने लिखी थी लीलावती रासो, पुस्तक का नाम क्या था, लीलावती रासो। और राजस्थानी रासो साहित्य की रचना है कौन सी, राजस्थानी रासो साहित्य की रचना है कौन, लीलावती रासो। फिर आता हमारा कौन सा, करमसी सांखला। करमसी सांखला की बात करें तो राजस्थानी साहित्य की रचना कौन सी, किशन जीरी वेली, ये किसने लिखी है, हमारी करमसी सांखला ने। और लास्ट आते हैं हमारे कौन, वृंद, वृंद ने लिखी है सत्य स्वरूप, पुस्तक का नाम क्या है, सत्य स्वरूप। और ये हमारी पुस्तक क्या है, मुगल सम्राट औरंगजेब के बेटों के बीच में जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी मिलती है किससे, सत्य स्वरूप से। तो इस तरह हमने प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे राजस्थान का आधुनिक साहित्य, इसके बारे में देखेंगे, राजस्थान के आधुनिक साहित्य के बारे में देखेंगे।
तो पहले कवि आते हैं कौन? शिवचंद्र भरतिया। कौन आते? शिवचंद्र भरतिया, जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य के प्रणेता थे। कौन थे हमारे आधुनिक राजस्थानी साहित्य के प्रणेता थे? कौन? शिवचंद्र भरतिया। और इन्हें राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। राजस्थान का भारतेंदु हरिश्चंद्र किसे कहते हैं? शिवचंद्र भरतिया को। और आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम लेखक भी कहा जाता है। इन्होंने लिखा था कनक सुंदर, जो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास था। केसर विलास, ये आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला नाटक। विश्रांत प्रवास, ये आधुनिक राजस्थानी साहित्य की पहली कहानी। और अन्य का रचनाएं थी इनकी बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल। तो इस तरह देख सकते कनक सुंदर पहला उपन्यास, केसर विलास पहला नाटक, विश्रांत प्रवास पहली कहानी और बुढ़ापा की सगाई और फाट का जंजाल, ये हमारी उनकी अन्य रचनाएं थी। किसकी? शिवचंद्र भरतिया की। फिर आती हमारी को रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जो हमारे राजस्थानी संस्कृति की संवाहक थी। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? केरे चकवा अमोलक बाता, टाबरारी बाता, मांझल रात मतलब ढलती रात, गिर ऊंचा गर ऊंचा गढ़ा, गजबन, हिंदू कुश के उस पार, मुमल, मुमल मतलब जैसलमेर की राजकुमारी, उस पर आधारित थी मुमल। तो इस तरह बहुत सारी कहानी पुस्तकें लिखी किसने? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। उनके बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो देवगढ़ राजसमंद से विधायक चुनी गई थी और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। 1958 में जो हिरोशिमा शांति सम्मेलन हुआ था उसमें भी गई थी। 1978 में न्यूयॉर्क राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण सम्मेलन था, ताशकंद में जो भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। जीवनी की बात करें तो विदेशी लेखिका थी फ्रांसिस टेफ्ट। उन्होंने उनकी जीवनी फ्रॉम पर्दा टू पीपुल ये लिखी है, आप इसे याद रखेंगे। विदेशी फ्रांसिस लेखक थे फ्रांसिस टेफ्ट। उन्होंने क्या हमारे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जीवनी लिखी है, जिसका नाम है फ्रॉम पर्दा टू पीपल। पुरस्कार की बात करें तो देवनारायण बगड़ावत की महागाथा के लिए क्या? देवनारायण बगड़ावत की महागाथा के लिए 1984 में इन्हें पद्मश्री और 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न की उपाधि दी थी। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग उठाने वाली पहली राजनेता थी हमारी कौन सी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तीसरे बार विद्वान आते कौन? विजयदान देथा, जिन्हें बिज्जी के नाम से जाना जाता है और लोक कथाओं के जादूगर थे कौन? बिज्जी। पुस्तकों की बात करें तो बातारी फुलवारी एक पुस्तक थी, जिस क्या 14 भागों में लिखी गई थी। कौन सी? बातारी फुलवारी, मतलब कहानियों की बातें हैं ये इसमें। दुविधा, चरणदास चोर, बापू के 3 हत्यारे, चौधरायन की चतुराई, लजवंती, सपन प्रिया, अंतराल, मारो बदलो, तीड़ो राव, अलेकु हिटलर। इस तरह बहुत सारी पुस्तकें लिखी किसने? विजयदान देथा ने। बात करें इनसे संबंधित कोई खास बात की, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी दुविधा, जिस पर पहली फिल्म बन चुकी है, जो शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की है। और चरणदास चोर, इन पे भी फिल्में बनी हुई है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो इनकी दुविधा और चरणदास चोर पे फिल्में बनी हुई है। उन्हें पद्मश्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्मश्री और राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। फिर आते हमारे कन्हैयालाल सेठिया, जो राजस्थानी काव्य के पुरोधा थे। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? धरती धोरारी, पातल और पीतल, लीलंटास, मिंजर, निर्ग्रंथ, कुक्कू। कौन कौन सी? धरती धोरारी, पातल और पीतल, लीलंटास, मिंजर, निर्ग्रंथ और कुक्कू, इनकी पुस्तकें थी। खास बात देखिए कन्हैयालाल सेठिया की, तो इन्होंने पाथल मतलब महाराणा प्रताप का प्रतीक था, पीथल मतलब पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के राजा थे उनका प्रतीक था, तो उन्होंने लिखी थी पाथल और पीथल। लीलंटास की बात करें तो एक पक्षी है जो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, और इसे हमारे क्या दशहरे के अवसर पे देखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। किसे? लीलंटास पक्षी को, जिसका गला नीला होता है और भगवान शिव का प्रतीक है। तो इन्हें भी हमारे पद्मश्री और राजस्थान रत्न मिल चुका है। किसे? कन्हैयालाल सेठिया को। अगले हमारे विद्वान आते हैं श्रीलाल नतमल जोशी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यथार्थवादी साहित्यकार कहते हैं, यानी श्रीलाल नतमल जोशी को यथार्थवादी साहित्यकार भी कहते हैं। इनकी पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने पुस्तक लिखी है एक बिंदनी दो बींद, पनडोडी कुमारी, आबे पटकी, दोरारो धनी, दोरारो धोरी, सबड़का, मेहंदी, कनीर और गुलाब। तो आप याद रखें पुस्तकों का नाम एक बिंदनी दो बिंद, पनडोडी कुमारी, आबे पटकी, दोरारो धोरी, सबड़का, मेहंदी, कनीर और गुलाब। बात करें तथ्यों की तो आबे पट की पुस्तक विधवा विवाह की समस्या पे आधारित है। किस पे? आबे पट की पुस्तक क्या है? किस पे? विधवा विवाह समस्या पे आधारित है। और धोरा रो धोरी क्या है? मतलब धोरा मतलब जो बीकानेर क्षेत्र के धोरे हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है, धोरी का मतलब उसकी परख करने वाला कौन है? एलपी टेसिटोरी, उनकी जीवनी पे आधारित है, जिन्हें के किसने बुलाया था? हमारे महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के साहित्य की संकलन करने के लिए। अगला हमारे विद्वान आते हैं नारायण सिंह भाटी। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? मीरा, दुर्गादास, परमवीर, बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया। ये बरसारा डिगोड़ा, डूंगर लांगिया
फिर ओल्यू, ये हमारे क्या नारायण सिंह भाटी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तथ्यों की बात करें तो इनकी पुस्तक परमवीर मेजर सीताज सिंह और उनके द्वारा लड़े गए रेजांगला जो ऐतिहासिक युद्ध है उस पर आधारित है। कौन सी पुस्तक है? परमवीर। अगले विद्वान आते हैं हमारे यादवेंद्र शर्मा चंद्र। कौन से? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की बात करें, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? तो हूँ गोणी की पीवरी, खम्मा अन्नदाता, हजार घोड़ोरा सवार, जनानी ड्योडी, जमारो, जो संजोग, संबंध अर्थ हार, चांदा सेठानी, मिट्टी का कलंक और मेहंदी के फूल। ये हमारे क्या है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की किताबें हैं। कौन कौन सी? हूँ हूँ गोरी किणी पीवरी, खम्मा अन्नदाता, हजार घोड़ारो सवार, जनानी ड्योडी, जमारो, जो संजोग, संबंध अर्थार, चांदा सेठानी, मिट्टी का कलंक, मेहंदी के फूल। इन्होंने अपनी रचनाओं में क्या मुख्य रूप से राजस्थान के सामंती जीवन और उनके विसंगतियों का सजीव चित्रण किया। किसने? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने। अगले हमारे विद्वान आते हैं सत्य प्रकाश जोशी। कौन आते हैं? सत्य प्रकाश जोशी की बात करें, उनकी पुस्तकें थी 1960 में राधा और बोल भारमली। बात करें इनकी खास बात की, राधा की बात करें तो ये एक युद्ध विरोधी कविता ये पुस्तक है। ऐसी युद्ध विरोधी कविता ये पुस्तक है जिसमें राधा जी भगवान श्री कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है। जब राधा जी क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना कर रही है कि महाभारत का युद्ध वो रोक दे। बोल भारमली की बात करें तो ये पुस्तक में हमारे महिला सशक्तिकरण का कड़ा संदेश दिया गया है। किसमें? बोल भारमली में महिला सशक्तिकरण का कड़ा संदेश दिया गया है। फिर बात करें कोरीशंकर हीराचंद ओझा जो हमारे इतिहास के प्रकांड विद्वान थे उनकी। तो इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? राजपूतानी का इतिहास, जनरल जेम्स टोड का जीवन चरित्र और प्राचीन लिपिमाला। प्राचीन लिपिमाला की बात करें तो भारतीय लिपियों को वैज्ञानिक ढंग से समझने का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा? प्राचीन लिपिमाला। अन्य साहित्यकार और उनकी रचनाओं की बात करें, जैसे हमारे एक थे चंद्र सिंह बिरकाली जिन्होंने लिखी है बादली, लू, कहमुकरनी, सांझ, बालासाद। ये हमारी किसकी? चंद्र सिंह बिरकाली की पुस्तकें। कौन कौन सी? बादली, लू, कहमुकरनी, सांझ और बालासाद। बिरकाली क्या हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। बिरकाली क्या हनुमानगढ़ का एक गांव है, इसी वजह से इनका नाम बिरकाली पड़ गया। और ये प्रकृति चित्रण के बेजोड़ कवि है। किसके? प्रकृति चित्रण के बेजोड़ कवि थे। उमरदान की बात करें तो अमलरा ओगण, दारूरा दोष, भजन की महिमा। तो सीधी बात है, अमल में ओगण मतलब बुराई है, दारू के दोष मतलब दारू में बुराई है, और भजन की महिमा मतलब भजन कितने बढ़िया है। जिन्होंने पाखंडी साधुओं की कड़ी आलोचना की और छप्पनी अकाल का मार्मिक वर्णन भी किया था। किसने? उमरदान ने। फिर आता मणि मधुकर। बात करें इनकी पुस्तक की तो पगफेरो, सोजती गेट, आलीजारा घरा आज्यो, आलीजा घरा आज्यो, सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी। ठीक है, तो ये हमारे के मणि मधुकर की पुस्तकें कौन कौन से? पगफेरो, सोजती गेट, आलीजा घरा आज्यो, सफेद मेमने, पत्तोरी बिरादरी। तो पगफेरो राजस्थानी साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। कौन से? पगफेरो। मेघराज मुकुल की बात करें, सेनानी, चंवरी, कोडमदे, उमंग। सेनानी, चंवरी, कोडमदे, उमंग हमारी इनकी पुस्तकें थी। तो चंवरी पुस्तक लोक देवता पाबूजी पे आधारित है और सेनानी हमारी हाड़ी रानी पर आधारित प्रसिद्ध कविता है। फिर रांगे रागव की बात करें तो घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज और काका। कौन कौन सी? घरौंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज और काका। ये हमारे रागे रागों की पुस्तकें। हिंदी और राजस्थानी परिवेश की प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकार थे। कौन? रागे राघव। फिर हरिराम मीणा की बात करें, किसकी? हरिराम मीणा की बात करें तो हाँ चांद मेरा है, धूनी तपे तीर। ये हमारे हरिराम मीणा की पुस्तकें। धूनी तपे तीर हमारी जो भगत आंदोलन के प्रणेता थे। कौन? गोविंद गुरु। इन पे आधारित पुस्तक है। मन्नू भंडारी की बात करें तो इन्होंने लिखी महाभोज, आपका बंटी और खोटे सिक्के। कौन कौन से? महाभोज, आपका बंटी और खोटे सिक्के हमारी मन्नू भंडारी की पुस्तकें। आधुनिक हिंदी मतलब और या फिर राजस्थानी परिवेश की सशक्त लेखक है। कौन? मन्नू भंडारी जो एक महिला थी। सीताराम लालस की बात करें तो इन्होंने लिखा राजस्थानी शब्दकोश। सीताराम लालस ने कौन सी लिखी है? राजस्थानी शब्दकोश। उन्होंने क्या राजस्थानी भाषा का सबसे विशाल और प्रमाणिक शब्दकोश तैयार किया था। तो राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा विशाल और प्रमाणिक शब्दकोश तैयार किया था। किसने? हमारे सीताराम लालस ने। एक हमारे चंद्रप्रकाश देवल, इनकी बात करें तो इन्होंने पुस्तकें लिखी है पागी, मागर, मारग और काबड़। हमारे चंद्रप्रकाश देवल की पुस्तकें कौन कौन सी है? पागी, मारग और काबड़। तो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। कौन? चंद्रप्रकाश देवल। फिर आते हैं रामस्वरूप किसान। तो बारीक बात, तीखी धार, हाड़ा फोड़ी। कौन कौन सी? बारीक बात, तीखी धार और हाड़ा फोड़ी हमारी इनकी पुस्तकें हैं। तो राजस्थानी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर करता है। क्या राजस्थानी कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर इन्हें में देखे गए हैं। बात करें गुलाब चंद्र नागौरी की,
इन्होंने सगाई जंजाल मारवाड़ी मौसर, कौन-कौन सी सगाई जंजाल मारवाड़ी मौसर ये पुस्तकें लिखी है। और बात करें इस सामाजिक कुरीतियाँ जैसे मौसर, प्रतिभोज इन पर व्यंग्य किया गया किसमें? सगाई जंजाल और मारवाड़ी मौसर में। तो मारवाड़ी मौसर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। जहूर खां मेहर की बात करें तो अर्जुन आड़ी आँख, राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम, धर मंजला धर कोसा ये पुस्तकें लिखी किसने? जहूर खां मेहर ने। तो अर्जुन आड़ी आँख, राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम, धर मंजला धर कोसा। राजस्थानी संस्कृति के अध्येता थे कौन? जहूर खां मेहर। पर कर्णिदान बारहट की बात करें, किसके? कर्णिदान बारहट की बात करें, इनकी पुस्तकें थी कौन? आदमीरा सिंह, मंत्री जी की बेटी, बड़ी बहन जी। ये हमारे कर्णिदान बारहट की पुस्तकें थी। समकालीन राजस्थानी साहित्य लिखा गया है, इसमें हमारे क्या समकालीन राजस्थानी साहित्य लिखा गया है। अगले हमारे लेखक थे कौन? रेवंतदास चारण। उन्होंने लिखी बरखा बेननी नेहरू ने ओल्मो, ये बरखा बेननी नेहरू ने ओल्मो ये पुस्तकें लिखी है। राजस्थानी लोकगीत और काव्य से संबंधित है ये। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें, उसकी पुस्तक थी उसने कहा था। हिंदी साहित्य की मील का पत्थर मानी जाती है हमारी कौन सी? अमर कहानी उसने कहा था। अन्नाराम सुदामा की बात करें तो महकती काया मुलकती धरती, महकती काया मुलकती धरती इनकी पुस्तक थी अन्नाराम सुदामा की। तो इसे हमारे महकती काया मुलकती धरती भी कहा जाता है। हमीदुल्लाह की बात करें तो ख्याल भारमली और दरिंदे, कौन कौन सी? ख्याल भारमली दरिंदे पुस्तक लिखी। राजस्थानी नाटक और रंगमंच के प्रमुख लेखक थे कौन? हमीदुल्लाह। बात करें हमारे आयदान सिंह भाटी, किसके? आयदान सिंह भाटी की बात करें तो आंख हियरा हियर हरियल सुपना, क्या? आंख हियरा हरियल सुपना, हंस तोड़े होटारो सोच, क्या? हंस तोड़े होटारो साच ये हमारी क्या पुस्तक है? किसकी? आयदान सिंह भाटी की। तो आधुनिक राजस्थानी काव्य है ये। फिर हरीश बदाणी की बात करें तो बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल, क्या? बोले सरनाटो और बाथा में भूगोल हमारी किसकी रचना है? हरीश बदाणी की, जो आधुनिक कविता है। हिंगलाज दान कविया, हिंगलाज दान कविया की बात करें जिन्होंने आखेट अपजस, दुर्गा बहत्तरी, मिहाई महिमा, कौन कौन सी? मिहाई महिमा, दुर्गा बहत्तरी, आखेट अपजस यह पुस्तकें लिखी किसने? हिंगलाज दान कविया ने। डिंगल शैली की आधुनिक रचनाएं मानी जाती है। मुरारिदान की बात करें तो वंश समुच्चय डिंगल कोश, या वंश समुच्चय डिंगल कोश और ऐतिहासिक और डिंगल साहित्य, ये हमारे क्या ऐतिहासिक और डिंगल साहित्य कौन सा? वंश समुच्चय डिंगल कोश किसने लिखा? मुरारिदान ने। अन्य लेखकों की बात करें तो ये सभी आधुनिक साहित्य राजस्थानी साहित्य के अमूल रत्न हैं जो भाषा को आज भी समृद्ध कर रहे हैं। जैसे लता शर्मा ने लिखे सही नाप के जूते, लता शर्मा ने कौन से लिखे? सही नाप के जूते। तेज सिंह जोधा की बात करें जिन्होंने कठई की हेगो है, ये कठई की हेगो है। पारस अरोड़ा की बात करें तो जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, अर्जुन देव चारण की रिंदरोही, मालचंद्र तिवारी की उतर्यो है आबो, क्या? की उतर्यो है आबो, सत्यनारायण सोनी की धान कंथावा, रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने राजस्थानी साहित्य के बारे में, बोलियों के बारे में, उनके विवरण के बारे में, आधुनिक और प्राचीन साहित्य के बारे में काफी कुछ डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।